पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आगे टॉपिक को समझने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको यही लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो सुने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सुन कर जाओगे, आपको सब कुछ नया नया नहीं लगेगा, चाहे आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो। सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है वो है लिबर्टी के ऊपर है। आखिर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। इसमें जेएस मिल हो गया, इज़ाया बर्लिन हो गया, इनके व्यूज हैं। और स्वतंत्रता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ही नेगेटिव और एक ही पॉजिटिव। एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। एंड सेकंड चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट का, वो है स्वराज, यानी गांधी जी के द्वारा स्वराज एंड इमांसिपेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। ये है सेकंड चैप्टर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। एंड जो सेकंड यूनिट है वो है इक्वालिटी के ऊपर, यानी कि अवसर की समानता और परिणाम की समानता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अलग अलग आपको टेबल बना के बताना होगा, इन दोनों के बीच में अंतर बताऊं। तो इक्वालिटी का मतलब बताते हुए आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। समानता मतलब जो मुझे मिल रहा है वही आपको भी मिले, या सबको एक जैसा व्यवहार किया जाए। इसके ऊपर भी कई सारे थॉट्स हैं, थिंकर्स के व्यूज हैं, आपको आंसर में उनके व्यूज भी लिखना है। तो मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड इसके बाद है समतावाद, जैसे असमानता और भेदमूलक सिद्धांत, जैसे कि रिजर्वेशन है, क्या ये सही है, ये समाज के लिए गलत है, ये तो ये डिबेट का इशू है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट के अंदर। एंड इसके बाद है थर्ड यूनिट, वो है न्याय यानी कि जस्टिस के ऊपर। और जस्टिस के भी दो प्रकार हैं, पहला है प्रक्रियात्मक और दूसरा है तात्विक, यानी कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। ये दोनों जो जस्टिस के रूप हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और जस्टिस के ऊपर जॉन रोल्स के द्वारा जो अपने विचार दिए गए, ये क्या है और इसकी आलोचना किनके द्वारा की गई है। जॉन रोल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जॉन रोल्स की एक बुक आई, उस बुक के अंदर जॉन रोल्स ने अपने विचार दिए कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। मेरे को, आपको, दुनिया में सबको उसका हक मिल जाना जस्टिस कहलाता है। अब हम समझेंगे जॉन रोल्स के व्यूज क्या है। एंड इसके बाद फोर्थ यूनिट है अधिकार यानी कि राइट्स। अधिकार के ऊपर क्वेश्चन आता है कि अधिकार के कितने प्रकार हैं। नेचुरल राइट्स, जॉन लॉक एक थिंकर है, उसने बताया है कि कुछ हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, हमारी बॉडी हमारी संपत्ति है। ये तीनों अधिकार ना ही किसी स्टेट और ना ही किसी इंसान ने दिए हैं। ये तीनों अधिकार हमें ब्रह्मांड, प्रकृति, भगवान ने दिए, इसलिए इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। तो राइट्स के रूप में जितने भी इसके टाइप्स बताए गए, वो कौन कौन से राइट्स है, इस पर क्वेश्चन आता है। एंड इसके बाद है डेमोक्रेसी। आखिर लोकतंत्र का उदय कैसे हुआ है, लोकतंत्र कितने प्रकार है, एंड इसमें आपको बताना होगा उदार लोकतंत्र, उदारवाद का उदय कैसे हुआ, और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, क्या डेमोक्रेसी सबसे अच्छा रूल है शासन करने का। एंड जो 9th चैप्टर वो है बहुसंस्कृतिवाद और सहिष्णुता। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब होता है मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि एक ऐसा कंट्री जहां पे माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनको भी उतना ही सम्मान या रिस्पेक्ट दिया जाता है जितना मेजोरिटी को दिया जाता है। तो माइनॉरिटी के लिए क्या क्या राइट्स दिए गए बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर। बिल किमलिका एक पॉलिटिकल थिंकर हुए, ये कनाडा के रहने वाले थे, इन्होंने अपने क्या विचार दिए बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर, आपको इनके थॉट्स बताना होगा। तो इससे एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो ये आपके पूरे सिलेबस में है। मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लूंगा, आपका चैप्टर कवर करवाऊंगा, और साथ ही वही सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे उनका आपको आंसर ही बता दूंगा। अब हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर बताइए। इज़ाया बर्लिन स्वतंत्रता के किस अवधारणा को वरीयता देते हैं। आपको बताना है पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे एक पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने अपनी व्यूज दिए हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी पे, और आपको बताना है कि इन्होंने इन दोनों में से किस लिबर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, यानी कि सपोर्ट किया है, नेगेटिव या पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा सकता है। इज़ाया बर्लिन ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताया है, भेद किया है। कैसे किया है अभी आपको आंसर बताऊंगा मैं। एंड क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए तर्क दीजिए। यानी कि इज़ाया बर्लिन हैज ड्रॉन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। डू यू एग्री विद दिस डिस्टिंक्शन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है कि जी हाँ, इन्होंने डिफरेंस बताया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का, और जो इन्होंने डिफरेंस बताया है ये आपको मैं बिट टेबल के साथ समझाने वाला हूँ। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, हम पहले ये समझते हैं। स्वतंत्रता, ये जो शब्द है ये एक लैटिन के लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, रोक टोक ना हो, इसका मतलब क्या होता है, लिबर का मतलब। और लिबर से ही बना है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। इसका मतलब भी यही हुआ कि आपके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, आप जो मन में आए आप वो कर सकते हो,
आपको पूरी आज़ादी है, बोल सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, डेट्स अप टू यू, आपके ऊपर पूरी आज़ादी है। तो ये मतलब है किसका, लिबर्टी का। स्वतंत्रता जो है, इसका जो विचार है ये आधुनिक युग की देन है। बुक है एसे ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में आई थी। ये किसकी बुक है, ये बुक है J.S. मिल की, जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल कहा जाता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, J.S. मिल की बुक है। J.S. मिल के द्वारा कहा गया है इस बुक के अंदर, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, यानी कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसको नेगेटिव लिबर्टी के अंदर रखा जाता है। इसने कहा है कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए भाई, तभी लिबर्टी होगा। ठीक है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है, यानी कि जितने भी प्रतिबंध होते हैं सब के सब खराब हैं, और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। एक इंसान जो मन चाहे वो कर सकता है और उसको करने देना चाहिए। वर्ग के आधार पर स्वतंत्रता दो प्रकार की है। किसके द्वारा कहा गया, ये J.S. मिल के द्वारा कहा गया। पहला है सेल्फ रिगार्डिंग, यानी कि स्वयं से संबंध होना। अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसका संबंध या जिसका इम्पैक्ट उसे एक के ऊपर पड़ता है, तो ऐसे कामों पे सरकार रोक नहीं लगा सकती, वो इंसान वो काम कर सकता है। दूसरा है अदर रिगार्डिंग, यानी दूसरों से संबंधित। जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसका इम्पैक्ट किसी दूसरे पे पड़ता है, तो इस काम में स्टेट रोक लगा सकती है, इसको कहा जाता है अदर रिगार्डिंग। तो ये वर्ग के आधार पर J.S. मिल के विचार हैं, जिसकी वजह से इसने दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया है लिबर्टी को, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इज़ाय बर्लिन, और इस बंदे ने अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में आई थी। इससे पहले लिबर्टी पढ़ा जाता था, लेकिन जब से इस बंदे ने 1958 में अपनी बुक के अंदर लिबर्टी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, जब से एक और कंसेप्ट निकल कर आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसने ये भी बताया है। तो मैं पहले आपको अपने ही वर्ड्स में बता देता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है जहाँ पे सरकार आपको रोक टोक करे अगर आपके काम से किसी और को प्रॉब्लम हो। अब मान लो कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट मेरे पे ही पड़ रहा है, तो दूसरे को प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है, तो सरकार मुझे भाई क्यों बोलने आएगी। अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मेरे आस पड़ोस वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है पुलिस डंडा लेकर आएगी और दबा कर बजाएगी। इसका मतलब है गवर्नमेंट आपको रोकेगी वो काम करने से जिससे और किसी को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सरकार का इंटरफेयर होता है, इसको पॉजिटिव इंटरफेयर कहा जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिबर्टी भी कहा जाता है। अब जो समाज में बैकवर्ड है, पिछड़े जाति के हैं, काफी गरीब है, तो वो कैसे आगे आएंगे जब सरकार उनकी हेल्प करेगी, उनको सब्सिडी देगी, बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है, स्टेट के द्वारा पॉजिटिव इंटरफेयर किया जाता है, वो निगेटिव इंटरफेयर नहीं होता। निगेटिव का मतलब क्या होगा, जब सरकार आपका दमन करे, सरकार आपको कोई भी काम करने से रोक दे, सरकार आपकी लिबर्टी छीन ले, तो ये चीज गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है सरकार पॉजिटिव रूप से इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन जो निगेटिव लिबर्टी है ये ठीक पॉजिटिव के अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर स्टेट को कहा जाता है कि स्टेट सिर्फ मिनिमम इंटरफेयर करेगी, वो भी कुछ मामलों में, जैसे लोगों को डिफेंस प्रोवाइड करने में, लोगों की सुरक्षा करने में, एंड हेल्थ प्रोवाइड करने में, और एजुकेशन प्रोवाइड करने में। और अगर कोई बाहरी देश हमारे देश पे अटैक कर दे, तो सरकार का मेन पर्पज होना चाहिए इस अटैक को रोकना और देश के लोगों की सुरक्षा करना। बाकी सारा काम, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, मार्केट में कौन सा माल बिकेगा, कितने प्राइस का बिकेगा, बैंक, इंडस्ट्री, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब व्यक्ति का जो मन आया वो करेगा, इसमें स्टेट कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। अब चाहे मेरे काम से किसी और को इम्पैक्ट पड़ता हो या ना पड़ता हो, इससे गवर्नमेंट यानी कि स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब समाज में कोई आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कोई मर रहा है, कट रहा है, कोई बैकवर्ड है, कोई अपर क्लास में है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेट का जो इंटरफेयर है वो मिनिमम होता है, ना के बराबर होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस जो अभी आपको मैंने बताया। अब इसके ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए इज़ाय बर्लिन ने, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है। अब हम बात करते हैं करके इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले हम समझते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी में इन्होंने अपने क्या थॉट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल होना या अपनी इच्छा का मालिक होना, वही है पॉजिटिव लिबर्टी। एंड आगे इन्होंने ये कहा कि इस पॉजिटिव लिबर्टी में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दखलंदाजी ना हो, कोई इंटरफेयर ना हो। दखलंदाजी हो जहां पे जरूरत हो। मैंने आपको बताया ना अभी कि आपके काम से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कि आप रात भर डीजे बजा रहे हो, आस पड़ोस वाला आके सर ने बजा देंगे भाई, तो यहाँ पे क्या स्टेट ने नियम बना रखा है 10 बजे के बाद कोई बजाएगा नहीं, तो यह है पॉजिटिव लिबर्टी, सरकार ने रोक रखा है आपको। अगर नेगेटिव लिबर्टी होता तो अब रात भर डीजे बजाओ। तो नेगेटिव लिबर्टी वाले कौन है, जो रात भर डीजे बजाने का सपोर्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव लिबर्टी वाले वो हैं जो बोलते हैं कि भाई एक नियम होना चाहिए, दायरे में रहकर काम करो जिससे और किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे इज़ाय बर्लिन कि इंसान अपने इच्छा का मालिक है,
जो मन चाहे वो कर सकता है, बस वो काम नहीं करेगा जिससे किसी और को प्रॉब्लम है। ये हो गया पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर इज़ाया बर्लिन के थॉट्स। एंड इसके बाद है नेगेटिव लिबर्टी। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा भी क्या है कि जो इज़ाया बर्लिन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी इन दोनों में से किसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, किसको ज्यादा ये सपोर्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि जो इज़ाया बर्लिन है ये नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करते हैं। और नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है? जहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप या दखलंदाजी ना हो। नेगेटिव लिबर्टी को डिफाइन करते हुए इज़ाया बर्लिन यहाँ पे कहते हैं कि मैं किस क्षेत्र का मालिक हूँ ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। इज़ाया बर्लिन आगे कहते हैं कि यदि दूसरे मुझे वह काम करने से रोकते हैं जो मैं उनके द्वारा ना रोके जाने पर वो मैं काम कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं आजाद नहीं हूँ। तो मैं आजाद तभी हूँ जो काम कर सकता हूँ वो काम मुझे करने दिया जाए। अगर उस काम को करने से मुझे रोका जाएगा तो मैं आजाद नहीं हूँ। तो इस क्षेत्र में दूसरे आदमियों का एक न्यूनतम सीमा से ज्यादा दखल हो गया है, तो यह कहा जा सकता है कि मेरा दमन हो रहा है। दैट मीन्स अगर कोई मेरी लिबर्टी में या मुझे कोई रोक टोक करे तो मेरा दमन हो रहा है, मैं लिबरल नहीं हूँ, मुझे गुलाम बना लिया जाएगा, यानी कि मैं एक दास कहलाऊंगा, स्लेव कहलाऊंगा। ये कह रहे हैं इज़ाया बर्लिन, ये उनके वर्ड से ही। तो आपको बताना इस तरीके से कि जो काम मैं कर सकता हूँ अगर वो काम मैं कर पा रहा हूँ तो मैं लिबरल हूँ, मेरे पास आजादी है। अगर वही काम जो मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे रोका जा रहा है, तो इस कंडीशन में मैं आजाद नहीं हूँ, मैं किसी का स्लेव बन चुका हूँ, मुझे किसी ने अपना दास बना लिया है। तो इस कंडीशन में कहते हैं कि आजाद होना जरूरी है, इसलिए नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्ट कर रहे हैं हम। आगे बर्लिन कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ है, मान लो आपने कोई गोल बनाया है और आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, असमर्थ हो आप उस गोल को अचीव करने में, आप कैपेबल नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आजाद नहीं हो, ये आपके अंदर कोई कमी है या आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। केवल दूसरे लोगों के द्वारा जो थोपे जाने वाली पाबंदियां है वही आपकी आजादी को इम्पैक्ट पहुंचाती है, वही आपकी आजादी को रोकती है, लिमिटेड करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप जो काम कर सकते हो आप वो काम कर पा रहे हो तो भाई आप आजाद हो। केवल बाहरी जो इंटरफेयर होगा, बाहरी जो रेस्ट्रिक्शन होगा वही आपकी आजादी को रोकती है, ऐसा बर्लिन कह रहे हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी में उन्होंने बताया है, ये आपको बताना है। एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में दो चीज बताया। सबसे पहले हर व्यक्ति अपने आप में बेहतर समझ रखता है और उसको अपना इंटरेस्ट पता है। इंटरेस्ट का मतलब उसको सही और गलत में डिफरेंस पता है, इसलिए उसको अपनी मर्जी पे छोड़ दो। अगर आप उसको रोक टोक करोगे कि भाई ऐसा नहीं वैसा कर, तो अपने मन से वो काम नहीं कर पाएगा। वो एक रैशनल है, उसके अंदर तर्क बुद्धि है, लॉजिक के हिसाब से वो खुद काम कर सकता है। एंड इसके बाद राज्य की भूमिका लिमिटेड होनी चाहिए। तो दो चीजों की बात करिए इज़ाया बर्लिन ने, ये आपको बताना है। एंड इसके बाद आपको बताना है कि इज़ाया बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को सपोर्ट किया है। सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से जो सकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है, सरकार ये कहती है ना भाई हम तो पॉजिटिव लिबर्टी को प्रमोट कर रहे हैं इसलिए हम ये कानून बना रहे हैं जिससे कि सोसाइटी में चेंज आ सके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कानून से स्टेट का या बाहरी हस्तक्षेप हो, जबरदस्ती कोई कानून थोपा जा रहा हो, तो इस कंडीशन में जो आपकी लिबर्टी ये खतरे में आएगी। इसलिए स्टेट के द्वारा बनाया गया कानून आपकी लिबर्टी को लिमिटेड कर सकती है, ये कह रहे हैं बर्लिन। तो ऐसे कानून जो लिबर्टी में इंटरफेयर करेगी, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। अब आगे टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी जो कि 1958 में आई, इस बुक के अंदर इज़ाया बर्लिन के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में डिफरेंस बताया गया है। आपको अपने एग्जाम में इस टेबल को बना देना है। ये टेबल बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और आपको मैं एक एक करके पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देना है ये कि इज़ाया बर्लिन ने ही नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस क्या है। अब इन्होंने डिफरेंस भी बताया। जैसे पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है, बंधनों का अभाव ना होना, यानी कि हर तरीके के जो बंधन है ये बुरे नहीं होते, कुछ जो रेस्ट्रिक्शन है ये सही भी होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डीजे वाला एग्जांपल दिया था, सेम ऐसा रेस्ट्रिक्शन जरूरी है समाज के लिए, ताकि आपके वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जितनी लिबर्टी आपके पास है उतनी ही किसी और के पास भी है, तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी और की लिबर्टी में इंटरफेयर करने का, जब स्टेट नहीं कर सकता। तो ये कहता है पॉजिटिव लिबर्टी। एंड नेगेटिव लिबर्टी इसके अपोजिट है, ये कहता है कि बंधन चाहे जैसा भी हो, सबके सब बंधन बुरे हैं, इसलिए बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता है, यानी कि लिबर्टी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी का नेक्स्ट पॉइंट। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है, कानून और स्वतंत्रता इन दोनों को सहयोगी माना जाता है। जहां पे लॉ होगा वहीं पे लिबर्टी हो पाएगी, अदरवाइज बिना लॉ के लिबर्टी स्टैब्लिश नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? देखो, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है ना कि आप आजाद हो, इसका मतलब ये भी तो है कि आपकी आजादी को खतरा ना हो किसी और से। अगर आपकी आजादी को खतरा होगा तो वहां पे कानून रोकेगा उसको, इसलिए कानून जरूरी है। अब मान लो कि आप अपने घर में सो रहे हो, आपके घर में घुस जाए, चोरी डकैती करे, आपको मारे, लड़ाई झगड़ा करे, तो ऐसे में कानून भी तो होना चाहिए ना उसको रोके। इसलिए कानून और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो स्वतंत्रता को एस्टेब्लिश करने में कानून हेल्प करता है, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये पॉजिटिव लिबर्टी में कहा जाता है। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी में कहा जाता है कि कानून बनाकर सरकार क्या करती है, जो लोगों की आजादी है ये कम कर देती है, भाई ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इसलिए नेगेटिव लिबर्टी कानून और लिबर्टी इन दोनों को एक दूसरे के विरोधी मानता है। कानून आपको आजादी नहीं देती, कानून तो आपको आजाद होने से रोकती है, इसलिए इसका ये विरोध
विरोध करता है। एंड इसके बाद पॉजिटिव के अंदर व्यक्ति के हित और समाज के हित दोनों एक ही है, कोई विरोध नहीं हो इसके अंदर। अगर व्यक्ति का भला होगा पूरी सोसाइटी का भला होगा। लेकिन जो निगेटिव लिबर्टी है ये बोलता है कि नहीं, इंडिविजुअल एक व्यक्ति का भला करूं, अगर इसका ही भला नहीं होगा तो समाज का हम क्या करेंगे। इसलिए कहता है ये कि पहले इंडिविजुअल एक पर्सन का भला होना चाहिए, अपने आप ही समाज का भला हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान एक सोसाइटी का ही पार्ट होता है। हम पूरे सोसाइटी में मिलकर ही रह रहे होते हैं। इसकी लाइफ पहले अच्छी होनी चाहिए, समाज की लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ये नेगेटिव लिबर्टी वाले कहते हैं। एंड पॉजिटिव लिबर्टी वाले बात करते हैं कुछ करने की स्वतंत्रता, यानी हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और जो नेगेटिव लिबर्टी वाले ये बोलते हैं कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, यानी कि ये मुक्ति की बात करते हैं और ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है पॉजिटिव लिबर्टी वाले। क्योंकि जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाले तो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना कुछ कामों पे, सब काम तो करने वो दे नहीं रहे, इसलिए वो तो बताएंगे ही बताएंगे। और नेगेटिव वाले तो बोल रहे भाई सबके सब करो, किसी मर्डर करना मर्डर कर दो, कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी वाले आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहे भाई, जो मन में आए वो करो, किसी घर में घुसो, गेट तोड़ो, बेड तोड़ो, कोई मतलब नहीं है भाई। तो इसलिए इसको नेगेटिव लिबर्टी भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता। ये कहता है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र यानी कि लिबरल आजाद रह सकता है। लेकिन जो नेगेटिव लिबर्टी है ये कहता है कि अगर सरकार को इंटरफेयर ना करे तभी एक व्यक्ति आजाद रह सकता है। ये कहता है कि व्यक्ति समाज के साथ आजाद रहेगा पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव वाले कहते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर ना करे तो भाई बंदा आजाद रहेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, एक टेबल बना के आपको बता देना है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही लिबर्टी एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। स्टार्टिंग में तो नेगेटिव ही था, कोई कानून तो था नहीं, बाद में धीरे धीरे कानून आया जब लोगों को लगा कि भाई पॉजिटिव लिबर्टी होना जरूरी है, जहाँ पे स्टेट का इंटरफेयर होना चाहिए। जब स्टेट बनकर आया तो नेगेटिव लिबर्टी से हम शिफ्ट होते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में। इस प्रकार ये हमारा है लिबर्टी, जिसमें स्टेट का इंटरफेयर होना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज, एक सिविल सोसाइटी रह सकती है, ताकि आपकी आजादी को कोई दूसरे से खतरा ना हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये सारे विचार इज़ाया बर्लिन के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफरत भाषण क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार से संबंधित विविध वाद विवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्हाट इज हेट स्पीच? यानी कि जो नफरत फैलाने के लिए दी गई भाषण है उसी को हम हेट स्पीच के नाम से जानते हैं। आगे आपसे ये कहा गया, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस डिबेट्स ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको लेकर क्या क्या डिबेट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को घुमाकर भी आपको दिया जा सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। घुमाएंगे इसको कैसे? ये क्या एक उदारवादी लोकतांत्रिक समाज को, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो नेशनल मीडिया है, न्यूज चैनल्स है, न्यूज पेपर्स है, क्या इन सबको जाति के ऊपर कोई चीज छापने या ब्रॉडकास्ट करने या लाइव दिखाना या डिबेट करने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं? आपको आगे बताना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच ये जो वाद विवाद चल रहा है, यानी कि व्यक्ति को बोलने की कितनी आजादी है और उसकी बोलने की आजादी पे स्टेट कहां तक रोक लगा सकता है, इसी को हम सेंसरशिप कहते हैं। यानी कि शुड अ लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी अलाउ द एयरिंग ऑफ कास्टिस्ट व्यूज इन द नेशनल मीडिया, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डिबेट ऑन फ्री स्पीच एंड सेंसरशिप। एक एक करके इन सभी टॉपिक से बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नफरत भाषण क्या होता है? जो जाति यानी कास्ट, रिलीजन या किसी की एथनिसिटी या रेस या लिंग यानी जेंडर या उसके सेक्सुअलिटी के आधार पे कोई ऐसा भाषण दिया जाए जिससे कि समाज के अंदर भेदभाव हो और नफरत फैले, इसी को कहते हैं हम हेट स्पीच। इससे क्या होगा कि दोनों में से कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जो ज्यादा भड़केगा और सोसाइटी में मारकाट और अशांति हो सकती है। इसके डेफिनेशन विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के द्वारा भी दिया गया 267वीं अपनी रिपोर्ट के अंदर। इसमें भी यही डेफिनेशन दी गई है सेम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। एंड अब हम ये देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके विचार को लेकर क्या डिबेट चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्वतंत्र भाषण और नुकसान के बीच संतुलन। हम सबको पता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो मन चाहे हम वो बोल सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपके बोलने से किसी और को नुकसान होता है, आपके बोलने से नफरत फैलती है, आप ऐसा कोई नफरत भाषण देते हो, जैसे कई बार होते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स नफरत भाषण फैलाते हैं रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो इससे दूसरे जो कास्ट वाले, दूसरे जो रिलीजन वाले होते हैं वो भड़क जाते हैं। तो सोसाइटी में हेट स्पीच ना हो, इसी को रोक लगाने के लिए सेंसरशिप या राइट टू स्पीच के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। आपको भाषण देने की आजादी है, लेकिन आप कोई ऐसा स्पीच या कोई ऐसी भाषण नहीं दे सकते जिससे कि समाज में नफरत फैले कास्ट, रिलीजन, जेंडर या सेक्सुअलिटी के आधार पर। एंड नेक्स्ट क्या है? ऑनलाइन भाषण और सोशल मीडिया। आज के इस टाइम में ऑनलाइन जो सोशल मीडिया हमारा सपोर्ट है, ऑनलाइन स्पीच देना या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर डाल देना, कई बार ऐसे पोस्टर होते हैं जो दंगे फसाद करवा देते हैं एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बीच में। सोशल मीडिया शक्तिशाली माध्यम है, आप अपने थॉट्स सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के शेयर भी कर सकते हो, चाहे सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको लोगों को इकट्ठा नहीं करना है जगह पे जिनको आप भाषण सुनाओगे, आपको बस पोस्ट डालना है, अपने आप ही लाखों लोग उसको देख लेते हैं। तो आज के इस टाइम पे जो भड़काऊ भाषण है ये बहुत जल्दी भी स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं ये, और ये एक दूसरे को लड़वा देते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे भाषण ना हो, इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिला हुआ है आप इसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेस है अपने डिबेट के अंदर कई ऐसे लोगों को शामिल कर लेती है कि वो एक दूसरे के धर्म को गालियां देने लग जाते हैं, कास्टिज्म करने लग जाते हैं, वो रीजनलिज्म करने लग जाते हैं। तो प्रेस का भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर हम कास्ट या रिलीजन को लेकर नेगेटिव कमेंट करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी है, टीवी में दिखाए गए डिबेट्स जो वो अपने टीआरपी के लिए कर रहे होते हैं ऐसा, बट इससे एक हेट स्पीच जाता है सोसाइटी में और एक कम्युनिटी इससे काफी हट होता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? कलात्मक अभिव्यक्ति और सेंसरशिप। यानी कई बार पेंटिंग बना देना, कोई ऐसा इमेज बना देना या किसी भी रिलीजन के जो उनके भगवान है अपमान करना
करना, उनकी इमेजेस बनाकर सोसाइटी के अंदर और भी लोग तो इससे आहत हो सकते हैं, तो ये भी करना गलत है। कई लोग ऐसे जानबूझ के करते हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे कहा गया है कि उनके भगवान या उनके जो गुरु हैं उनको आप इमेजेस में नहीं बना सकते। अगर आप वो बनाओगे तो एक कम्युनिटी पूरी भड़क जाएगी। ऐसे ही आप देखोगे सिख धर्म के अंदर गुरु नानक जी की आप कोई कार्टून में इमेज नहीं बना सकते, आप उनको मूव करते हुए नहीं दिखा सकते, ये बिल्कुल ही उनके धर्म के खिलाफ है। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि उनको मूव करते हुए दिखा देते हैं, तो इससे उनकी जो रिलीजियस बिलीफ है इस पे काफी आघात पहुंचता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी को झेलना पड़ता है। तो ऐसा कभी भी ना हो। राइट टू स्पीच का आपको उतना ही यूज करना है जिससे कि किसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पहुंचे। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप का मुद्दा। ये बहुत गहरा मुद्दा है। आज आपको आजादी तो है, राइट टू स्पीच है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, पिक्चर्स बना के, स्केच बना के, इमेजेस बना के, आप जो मन चाहे जैसे भी आप अपने विचारों को रख सकते हो, आपके पास पूरी आजादी है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आप इस आजादी को अगर आप अपने देश के अंदर जो यूनिटी है इसको भंग करने के लिए यूज करते हो, देश की इंटीग्रिटी को, एंड देश की जो आजादी ये खतरे में आ जाती है, तो पब्लिक प्लेस पे कोई आप ऐसा स्पीच नहीं दे सकते और ना ही कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं जो देश के खिलाफ हो। तो उस जगह पे सेंसरशिप लगाया जाता है। सेंसरशिप का मतलब होता है आपको जो अपने थॉट शेयर करने के अधिकार है इस पे सरकार रोक लगा सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स हो, टेलीविजन हो, फिर आप सरकार के बिना परमिशन के ऐसा कुछ छाप नहीं सकते जिससे कि समाज के अंदर दंगे फसाद होने लग जाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, एक उदारवादी लोकतांत्रिक समाज को, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे राष्ट्रीय मीडिया में जातिवादी विचारों के प्रसारण की अनुमति नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कास्टिज्म के ऊपर बात करके जो मेन इशू है उससे भी ध्यान भटक जाता है। अब चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो या डेवलपमेंट का मुद्दा हो, पर कैपिटा इनकम का मुद्दा हो, एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, अब इसको छोड़कर आप कास्ट के ऊपर बात कर रहे हो। जब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचने वाला है तो हम इस पे क्यों बात करें। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जिससे देश का पूरा फायदा होने वाला है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। कास्ट लोगों का अपना पर्सनल मुद्दा है, इसलिए लोगों पे छोड़ देना चाहिए। नेशनल मीडिया पे अगर भड़काऊ भाषण देकर, आप किसी और दूसरे जाति को गाली देकर आप अगर सोच रहे हो कि ऐसा काम करेंगे तो इससे समाज के और लोग भड़केंगे, तो राइट टू स्पीच का ये गलत फायदा उठाया जाएगा। एंड अब बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच में जो डिबेट चलता है, कौन कौन से डिबेट है वो किन बातों को लेकर। तो फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति और समूह को नुकसान। कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स को भी हार्म पहुंचाया जाता है, यानी कि आपके द्वारा जो स्पीच दी गई है वो किसी खास ग्रुप के लोगों को भी हर्ट कर सकती है, हिंसा बढ़ा सकती है, वायलेंस हो सकता है। तो आपके द्वारा दी गई जो स्पीच है वो एक इंडिविजुअल या पूरे कम्युनिटी, पूरे ग्रुप को भी हार्म कर सकती है। इससे जो पीसनेस है सोसाइटी में वो भंग हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसलिए कभी बार कहा जाता है कि राइट टू स्पीच जो है इसके ऊपर सेंसरशिप लगाना चाहिए। सभी को सब कुछ बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए जिससे कि दूसरे कम्युनिटी के लोग और देश की जो आजादी है वो खतरे में है। इसलिए सेंसरशिप का मुद्दा जो है कई बार इसको सपोर्ट भी करते हैं और कई लोग इसको मना करते हैं कि सेंसरशिप से आजादी भी खतरे में आती है। जैसा कि इमरजेंसी के टाइम पे भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया, उन्होंने अपने ऑपोजिशन पार्टी जितने भी लीडर्स है सबको जेल में डलवा दी। तो उस कंडीशन पे तो मिसयूज किया गया था सेंसरशिप का। हाँ, अगर समाज की एकता को तोड़ रही है तो आप सेंसरशिप लगाओ ताकि आप उनके भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच को रोक सको। सेकंड पॉइंट क्या है, सामाजिक एकजुटता को कमजोर करना। अगर कोई ऐसा भाषण दे दिया जाए, चाहे मीडिया के द्वारा, टेलीविजन, एक कम्युनिटी के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, जिससे कि जो सोसाइटी में जो माइनॉरिटी के अंदर है उनके खिलाफ कोई बोल दो बात, तो सोसाइटी में जो यूनिटी है ये टूट सकती है और इससे देश को खतरा होता है क्योंकि इससे दंगे फसाद बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट का नफरत को सामान्य बनाना। कोई ऐसा स्पीच हो तो उसको नॉर्मलाइज करना होगा ताकि वो हेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सोसाइटी में हेट चीजों को फैलने में टाइम नहीं लगता और कई बार तो ऐसे भाषण जानबूझ के देने लग जाते हैं। समान अधिकारों का उल्लंघन, यानी कि वायलेशन ऑफ इक्वल राइट्स। इक्वल राइट सभी को है, बोलने के अधिकार अगर आपको है तो दूसरों को भी है, लेकिन आप किसी के पर्सनल चीजों पे कमेंट्स नहीं कर सकते, चाहे उसका रिलीजन हो, कास्ट हो या उसकी एथनिसिटी हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक करके जितने भी पॉइंट्स क्वेश्चन पूछे गए थे आप देख लेना, मैंने आपके सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवसर की समानता से क्या अभिप्राय है, यानी कि अवसर की समानता का मतलब क्या होता है एंड परिणाम के समानता के साथ इस अवधारणा की तुलना कीजिए। आपको बताना है अवसर की समानता और परिणाम की समानता में क्या डिफरेंस है और आपको कंपैरिजन करके एक टेबल बनाकर आपको इसका आंसर देना होगा। यानी कि व्हाट डज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन एंड कंपेयर इट विद द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम। आपको दोनों में डिफरेंस बताना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। आप पहले इस इमेज को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन ये है जिसके अंदर तीनों एक इक्वल टेबल दिया गया है इन तीनों इंसान को, और इस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि इक्वालिटी है? जी नहीं, बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी इंसानों को इक्वल रिसोर्सेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इक्वालिटी नहीं आएगी। कंडीशन कब होगी इक्वालिटी की? ये दूसरी वाली कंडीशन देखिए आप, ये कंडीशन इक्वालिटी की। रिसोर्सेस उसको जिसके पास मिनिमम है उसको मैक्सिमम दो। आप जरा इस इंसान को देखिए, यहाँ पे इसको दिख भी नहीं पा रहा था ये, तो इसको लग रहा था ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है ना, ये काफी मतलब डिप्रेस अपने आप को फील कर रहा था। लेकिन जब हमने इक्वालिटी की कंडीशन यहाँ पे बताई, इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्वालिटी। तो आपको इस इमेज से आपको ये चीज समझ में तो आ गया आखिर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इस कंडीशन को हमने इक्वालिटी इसलिए कहा
क्योंकि जिसके पास मिनिमम था उसको मैक्सिमम दिया गया ताकि वो सही तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनका बेनिफिट उठा सके। इसको भी दिया गया बट इसको नहीं दिया गया, जबकि इस कंडीशन में इसको दिया गया था। इसको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये कैपेबल है, अगर इसको दे दिया जाएगा तो और दूसरे लोग छूट जाएंगे। आई होप आपको इक्वालिटी का मतलब इस इमेज से समझ में आ गया होगा। हम पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। देखो, समानता शब्द जो है, जो ये वर्ड है, इसका ओरिजिन हुआ है फ्रेंच और लैटिन के वर्ड से मिलाकर, जिसका नाम है एक्विलिस, एक्यूस और एक्विलिटिस। ये जो 3 वर्ड्स है, इन्हीं तीनों वर्ड से बना है इक्वालिटीज। क्लियर है यहाँ पे? और इक्वालिटी का मतलब ही होता है एक समान, यानी कि समानता। अब समानता का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो समानता का मतलब आप क्या कहोगे कि यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करो। तो क्या ये समानता है? नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल गलत है। अब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात अगर आती है, मान लो कि आप सभी एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम के अंदर आप जैसे मर्जी लिख कर आओ, कोई अच्छा लिख कर आएगा या कोई बुरा लिख कर आए, कोई ऊट पटांग लिख कर आए, कोई गाने भर के आ जाए। क्योंकि भाई समानता है तो सभी को 100 में से 100 नंबर दे दिया जाए, क्योंकि इक्वालिटी है ना। तो आप खुद से सोचिए, क्या ये कंडीशन ठीक है? जी बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से 5 उंगली बराबर नहीं होती, इसी तरीके से इक्वालिटी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि नहीं सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि सभी लोगों को अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने आप को डेवलप करने का मौका दिया जाए। डेट मीन्स कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है, डेट मीन्स जो स्टेट है, वो सभी को बिना किसी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस, बिना किसी जाति धर्म के काले गोरे या किसी भी इस तरह की एथनिसिटी या रेसिज्म है ना, बिना किसी भेदभाव के उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके वो बेनिफिट इसका उठा सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। अब जिसके पास योग्यता होगी वो जरूर बढ़ जाएगा। तो और हमको ये भी पता है कि सभी इंसान के पास योग्यता अलग अलग है, कि किसी को ईश्वर ने, किसी को नेचर नहीं किसी को गोरा बनाया है तो किसी को काला बनाया है, किसी को ज़्यादा बुद्धिमान बनाया, किसी को मंद बुद्धि बनाया है। तो कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है तो कोई काफ़ी कमज़ोर बनाया है। तो ये चीज़ नेचर ने ही डिस्क्रिमिनेशन किया है हमारे साथ। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई नहीं, सबके साथ इक्वलिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, सभी को हम इक्वलिटी दे दें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि नेचर ने ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, और ये डिस्क्रिमिनेशन जो नेचर ने किया है हमारे साथ, हम जस्ट सभी लोगों के अंदर कैपेसिटी भी अलग अलग दी गई है। इसलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, ताकि सभी लोग अपनी उन कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सके जो ईश्वर ने, जो नेचर ने उनको दिया है, और वो आगे बढ़ सके। अवसर की समानता बनाम परिणाम की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, सबसे पहले समझते हैं अवसर की समानता। हम अवसर की समानता मतलब ये है कि मान लो आपके पास प्रतिभा है, आपके पास पूरी, आप कैपेबल हो यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। आप मान लो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से ही आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर लोगे, यह हम सबको पता है। आपको अगर कोचिंग की नीड है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। अब कोचिंग करने के लिए अच्छी खासी आपको पता है एक फीस देनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट प्लस घर की हालात, इन सबको हमें देखना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें जाते हो, नहीं जाते हो, एग्ज़ाम देते हो, नहीं देते हो, क्लियर करते हो, नहीं करते हो, गेट्स अप टू यू। बस अवसर की समानता ये कहता है कि गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के द्वारा आप सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी स्टेट के द्वारा सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आने वाली बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करने की बात की जाती है। जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की बात की जाती है अवसर की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर, ठीक है। अवसर की समानता इसी को कहा जाता है। तो जहाँ पे जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये उसकी बात नहीं करता, बस ये कहता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो। तो ये दोस्तों उदारवादी जो हैं, जो लिबरलिज्म वाले हैं, उनकी ये थॉट्स है, उनकी विचारधारा है ये, क्योंकि उनका कहना ही ये है कि अपॉर्चुनिटी सबको दे दो। अब जो आगे बढ़ पाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो आगे नहीं बढ़ेगा वो आगे नहीं, पीछे रह जाएगा भाई वो। लेकिन इसके बाद आते हैं दूसरी विचारधाराएं, जिसमें हम देखो अवसर की समानता तो सिर्फ बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी दो बराबरी की। अब जिसके पास कैपेबल है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जो परिणाम की समानता
का जो सिद्धांत यहाँ पे है, ये कहते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे देने से ही काम नहीं बन जाता, संसाधनों का हस्तांतरण करो, जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास नहीं है, इससे लो और इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, ताकि इसको भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का मौका मिले। अब मान लो कि आप यूपीएससी देने के लायक हो गए हो, मैं एग्जांपल यूपीएससी का दे रहा हूँ ताकि हम थोड़े स्टूडेंट लेवल पे हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए टॉपिक, ठीक है। मान लो कि आप यूपीएससी देने के लायक हो गया, आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, लेकिन भाई ग्रेजुएशन कर लेने से क्या हो गया, आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, आप कोचिंग नहीं जा सकते, आपको फीस पे नहीं कर सकते ना, आप घर की कंडीशन आपकी खराब है, तो इन सब चीज़ में तो कोई हेल्प करे, तभी तो आपका आउटकम अच्छा निकल कर आएगा, आपका परिणाम अच्छे से निकल कर आएगा। आई होप आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी और स्टेट रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट करेगी ताकि जिसके पास नहीं है उसको भी मिले और जिसके पास है उसका तो कल्याण हो ही रहा है भाई। तो समानता के महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो परिणाम की समानता है ये व्यक्ति की फ्रीडम, व्यक्ति की लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, अवसर की समानता वाले अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं, बस परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा डजेंट मैटर, लेकिन जो परिणाम की समानता वाले इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये इसकी बात करते हैं कि रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि सभी लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। ये इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करते कि परिणाम की समानता, मान लो कि एग्जाम दिया सभी ने क्लास के अंदर, या मान लो कि हम यूपीएससी की बात करते हैं, सभी ने एग्जाम दिया और सभी को आईएएस बना दो, लो भाई सभी आईएएस बन गए, ऐसा नहीं, ये नहीं बोलता कि परिणाम की समानता यानी कि जो आउटकम निकलेगा सभी को इक्वल तरीके से दे दो। ये सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर हमने रिसोर्सेज सही से रीएलोकेट किया है तो आउटकम्स उसका सही से निकल कर आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद अब हम एक बार इन दोनों पॉइंट्स में कंपैरिजन करते हैं एक टेबल के रूप में, ताकि आप अपने एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिख पाओ। तो एक तरफ है हमारा अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड एक तरफ है परिणाम की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम। जो अवसर की समानता है इस सभी के जीवन को सफल बनाने के लिए अवसर देने की बात करता है। ये कहता है कि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी दो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो, और जो कैपेबल होंगे वो आगे निकल जाएंगे। यानी कि ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, कैपेबल कौन है कौन नहीं इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। अगर आप कैपेबल हो तो आगे निकल जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आईएएस के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल है, सभी को ग्रेजुएशन करना होगा। अब चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से करो, किसी भी बैकग्राउंड से करो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए तो आप यूपीएससी के एग्जाम देने के लायक हो गए हो। यानी कि अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है अवसर की समानता, सभी को एक समान अवसर दिया जाए। अब चाहे उसके आउटकम चाहे उसके परिणाम जो भी हो, लेकिन अवसर सबको दे दो। लेकिन जो परिणाम की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी दे देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, हमें ये भी देखना होगा कि उसका आउटकम कैसा निकल रहा है। इसलिए जो आउटकम निकल कर आएगा वो इक्वल आउटकम निकल कर आना चाहिए। यानी कि एक क्लासरूम के अंदर अगर 10 बच्चे हैं और 10 को एग्जामिनेशन देने का अवसर दिया गया है, उनको पढ़ाने का अवसर दिया गया है, टीचर्स वहां पे अवेलेबल करवाया गया, सारे रिसोर्सेज दे दिए गए हैं, लेकिन जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो इनका रिजल्ट भी एक जैसा आना चाहिए। ये बात करता है अपॉर्चुनिटी की, सबको अपॉर्चुनिटी दे दो, और ये बात करता है कि अपॉर्चुनिटी देने के बाद जो परिणाम आएगा उसमें भी समानता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, अवसर की समानता में समान अवसर बनाने पर ध्यान देता है। ये बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दो, जैसे कि सभी को एजुकेशन इक्वल दो, हेल्थ सिस्टम दो, एंड जो बेसिक नीड है चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, इन सब तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। और ये कहता है कि बाधाओं को दूर करो, जो अपॉर्चुनिटी है इसका सभी लोग फायदा उठा सके, यानी कि मेन इसका मकसद है अपॉर्चुनिटी सब तक पहुंच जाए। लेकिन जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करता है, ये कहता है कि भाई आउटकम सब कैसे निकलेगा। तो जो परिणाम की समानता है ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी दे दिया मान लो, अब ऐसे में जिसके पास रिसोर्सेज है वो तो आगे निकल जाएगा, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो आगे कैसे निकलेगा। इसीलिए ये कहता है कि धन अमीरों से लो, गरीबों में बांटो, ताकि अमीर और गरीब का जो एक खाई है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये खत्म हो सके। ये कहता है सभी को एटलीस्ट वो अपना फंडामेंटल नीड पूरा कर सके, इतनी चीजें उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, एंड तभी जाके रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो अवसर की समानता वाले ने कह दिया कि भाई हमने अपॉर्चुनिटी दिया सबको आईएएस बनने के लिए, तो इसने रिसोर्सेज तो नहीं दिया, बस अवसर दिया है, हाँ ग्रेजुएशन कर लो, एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, दे दो, तो ये होगा अवसर की समानता। लेकिन परिणाम की समानता ये कहता है कि परिणाम भी इक्वल तभी आएंगे जब हम उन सभी को रिसोर्सेज भी देंगे। अब चाहे पैसा हो गया, या पढ़ने के लिए बुक्स हो गए, कोचिंग क्लासेस होगी, स्टडी मटेरियल हो गया, अगर हम ये सब भी उनको देंगे तभी तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा। तो इनका ये कहना है बस आउटकम कैसे इक्वल है, इसके लिए ये रिसोर्सेज देते हैं। जो अवसर की समानता ये बोलते हैं कि हमें आउटकम से मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या निकले क्या ना निकले, बट हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसके पास है दम वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा ले। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद अवसर की समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाई जाए। जैसे अपॉर्चुनिटी दे दी गई, अब मान लो कि जो बैकवर्ड है उनके लिए सकारात्मक कार्रवाई, जैसे अफर्मेटिव एक्शन है जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, ये इस सिस्टम की बात करते हैं ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले जो काफी बैकवर्ड रहे। लेकिन जो आउटकम की बात करते
करते हैं, ये बोलते हैं कि इनकम यानी वेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, कि इनमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है, इसको कम करना है। तो ये बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, और ये बोलते हैं कि जो इनइक्वालिटी है पहले से ही समाज के अंदर उसको कम करो, तभी आउटकम अच्छा निकल कर आएगा। एंड जो अवसर की समानता की बात करते हैं, इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्या बोलते हैं ये, कि केवल अवसर दे देने से ही काम नहीं बनता, समाज के अंदर कई सारे ऐसी इनइक्वालिटी है जो बरसों चली आ रही है, और ये इक्वालिटी ने अपनी जड़ जमा ली है, इसलिए इनइक्वालिटी को खत्म करना मुश्किल है। एंड जो परिणाम की समानता की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि आर्थिक विकास को रोक सकती है। अगर मान लो कि हमने कह दिया भाई कि आईएएस की अपॉर्चुनिटी सबके पास है, जैसा कि अवसर की समानता कह रहा है, लेकिन परिणाम की समानता वाले कहते हैं कि परिणाम भी एक समान आना चाहिए। 100 लोग अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसका जब रिजल्ट आएगा तो इन 100 लोगों को भी सर्विस मिल जानी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, अवसर दे देने के बाद परिणाम कड़ी मेहनत पर डिपेंड करता है। जो कड़ी मेहनत करेगा वो उसके काबिल होगा, जो डिजर्व करता है वो आगे निकलेगा। तो जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बंदे की कैपेबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, जिसको इग्नोर कर दे रहे हैं। इस वजह से इनकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि परिणाम एक समान कैसे हो सकते हैं? अपॉर्चुनिटी सबको दे दी गई है एक समान, अब जिसके पास काबिलियत है उसका फायदा उठाए। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। अवसर की समानता अपॉर्चुनिटी देगा, और परिणाम की समानता ये चाहता है कि जो परिणाम निकले वो भी एक जैसे निकले। तो ये कैसे पॉसिबल? तो दोनों की अपनी खासियत और अपनी कुछ कमियां भी हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर की समानता, बिना किसी भेदभाव के सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाँ, अब परिणाम क्या निकलेगा उनके मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन जो परिणाम की समानता है, ये कहता है कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे कि जो परिणाम निकले वो भी एक जैसे निकले, इसलिए दोनों के अपने अपने अलग अलग विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह संसाधन समतावाद के विमर्श से कैसे अलग है? यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डिस्कोर्सेज ऑन रिसोर्सेज एग्लिटेरियनिज्म। इसी क्वेश्चन को घुमाकर दिया जा सकता है कि डोनाल्ड डोरकिन द्वारा दिए गए विचारों के विशेष संदर्भ में संसाधनों की समानता की अवधारणा पर चर्चा करें। तो दोनों ही क्वेश्चन में संसाधनों की समानता पर बात की गई है, यानी कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू आइडिया गिवन बाय डोनाल्ड डोरकिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। कॉम्प्लेक्स जो इक्वालिटी है, इसके बारे में जॉन रोल्स के द्वारा भी कहा गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया है माइकल वोल्जर के द्वारा। आप इस इमेज को देखिए, ये है माइकल वोल्जर जी। इन्होंने क्या कहा अपनी बुक के अंदर, जो कि 1983 में आई थी, और इस बुक का नाम था स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। यानी कि इन्होंने कहा कि जस्टिस के भी अलग अलग स्पेयर्स हैं। स्पेयर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे हमें क्या देना चाहिए लोगों को, जिससे कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया। तो पहले आपको ये समझना है कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को ज्यादा कम देकर भेदभाव ना किया जाए। आप जरा एक बार पहले इस ए इमेज को देखिए, देन आप फिर इस बी वाले इमेज को देखना। ए इमेज में देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये इक्वालिटी की कंडीशन है या ये इक्वालिटी की कंडीशन है? अगर आप सही से देखोगे तो मान लो इनको ये गेम देखना है, और यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये बॉल है, दीवार बनी हुई यहाँ तक। इसको देखिए, बहुत अच्छे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ी दिक्कत हो रही है देखने में, इसको उठना पड़ रहा है। देखिए इसका पाँव उठा हुआ है, इसके बाद इसको दिख ही नहीं रहा है। तो क्या ये इक्वालिटी है? इन गवर्नमेंट के द्वारा इनको जो रिसोर्सेज दिया गया खड़े होने के लिए, ये बिल्कुल इक्वल दिया गया है। इस कंडीशन में क्या ये इक्वालिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। इक्वालिटी ये है। इस कंडीशन में देखिए आप, जो कैपेबल है उसको वो क्यों दे रहे हो? ये देखिए, ये कैपेबल है, ये देख सकता है, और इसको दिक्कत हो रही है बट ये देख पा रही है। इसको दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसको पहले वाला जो मिला हुआ था ये रहा, और इसके वाला जो था वो इसको दे दिया गया। ये है असली में इक्वालिटी। यानी कि इक्वालिटी का मतलब क्या है? समान को समान दो, और जो असमान है उसको असमान दो। यानी कि जो पहले से ही कमजोर है उस वर्ग को इतना दो ताकि वो, यानी कि जो पहले से ही कमजोर है उसको इतना दो ताकि वो इसके लेवल में आ सके। तो समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सबको एक जैसा दो। समानता का मतलब होता है सबको इस तरीके से दो ताकि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। पहले इस वाले इमेज को देखा, यहाँ पे हमें इक्वालिटी नहीं लगा, बट जब हमने इस वाले इमेज को देखा तब हमें समझा अच्छा इक्वालिटी ये होता है। आया आपको समझ में? इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? सभी लोगों को समान अवसर देना, संसाधन देना। अगर हम मान लो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देंगे और रिसोर्सेज भी दे देंगे तो ये भी भाई सही नहीं है। मान लो हमने इक्वालिटी दे दिया, रिसोर्सेज भी दे दी, अपॉर्चुनिटी भी दी भाई, तो इस कंडीशन में जो कमजोर वर्ग है तभी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया है। सभी लोगों को समान अधिकार या प्रतिष्ठा देना, सभी को इक्वल राइट्स देना, जाति, जन्म, धर्म, रंग, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट इसकी मांग करता है, भेदभाव ना हो। एंड इसके लिए डेफिनेशन दी गई है, जैसे लोस्की के द्वारा क्या कहा गया, समानता का अर्थ है किसी को अपने विकास के लिए समान अवसर मिले। अब जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इसको भी मिले, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ना हो, समान अवसर मिले सभी को। एंड वर्कर क्या कहते हैं यहाँ पे, समानता एक परिवर्तनशील अवधारणा है। परिवर्तनशील का मतलब ये चेंजेस होते रहता है, डायनेमिक है ये, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे पास्ट में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया, सबको इक्वल समझा गया। अगर आप देखोगे तो पास्ट में जो लोग जी रहे थे उनको अगर प्रेजेंट में देखा जाता है, जिनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जिनको डिस्क्रिमिनेट का शिकार होना पड़ा है, तो उनके लिए सरकार स्पेशल करती है, इसलिए उनको रिजर्वेशन देती है। ये डायनेमिक
स्वाभाविक है, टाइम टू टाइम इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट वो चेंज होता रहता है। अब जिसके पास जो है अगर उसको वही चीज दे दोगे तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो पीछे रह जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लेकर आया मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसको मार्क्सवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। उसने एक थ्योरी दी थी कि अमीर अमीर और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और इसके लिए जो पूंजीपति जो अमीर लोग हैं वही जिम्मेदार है, वही इनका शोषण करके अमीर बनते जा रहे हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि समानता का अर्थ है सभी को समान अधिकार मिले और विशेषाधिकार ना हो, क्योंकि पैसे वाले लोगों को देखोगे आप तो दुनिया में सब कुछ इनकी चलती है। अब स्टेट के ऊपर इनका ही कंट्रोल है। अंबानी अडानी जैसे सब लोग कहते रहते हैं भाई पैसे वाले जो भी है। देखो आप कभी एसडीएम ऑफिस जाइए, आपको अगर कोई काम करवाना हो, अब गरीब लोग हो, आपको सही मुंह से बात भी नहीं करेंगे और चल पीछे हो, अरे भाई लाइन में आ, आपको इस तरीके से बोलेंगे कि भाई आप तो कुछ हो ही नहीं दुनिया के अंदर। यानी कि पैसा क्या चीज है, ये कार्ल मार्क्स बता रहा है यहाँ पे कि इसलिए विशेषाधिकारों खत्म करो, सभी को इक्वालिटी मिलना चाहिए। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इक्वालिटी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल इक्वालिटी। सिंपल इक्वालिटी का मतलब होता है साधारण समानता। साधारण का मतलब जैसे सभी को हम कहते हैं कि सभी को समानता मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो पैसा सरकार जितना सबको दे रही है उतना ही सबको दे भाई। मान लो यहाँ पे 4 बंदे हैं, 4 बंदों में इसको 100 रुपये मिलता है, भाई इसको भी 100 रुपये मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यानी पैसा, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्स जो भी सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जितने भी लोग हैं सबको इक्वालिटी के साथ करेगी। यानी कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। इसको कहते हैं सिंपल इक्वालिटी, यानी कि साधारण समानता जो दिखने में हमें समान लग रहा हो। लेकिन अब आता है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, और ये बहुल समाज के लिए क्यों सही है ये भी आपको बताना है। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में क्या होता है, इससे पहले फिर से आप याद करो साधारण समानता में क्या था कि भाई एक गुड्स है, मान लो कि जो गुड्स है वो सभी डिफरेंट लोगों में एक तरीके से बांट दो। यानी कि मान लो मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, मान लो मेरे पास आलू है, प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, मेरे बहुत सारी सब्जियां हैं, और अगर मेरे को सिंपल इक्वालिटी के साथ ये सारी सब्जियां सब में बांटनी है तो मैं क्या करूंगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं इसको आलू दूंगा और इसको प्याज दूंगा, इसको टमाटर दूंगा, नहीं भाई ये इक्वालिटी नहीं होगा। अगर मैं इसको आलू दे रहा हूं तो मैं सभी को आलू दूंगा, अगर मैंने एक को टमाटर दिया तो मैं सभी को टमाटर दूंगा। मेरा आप कहने का मतलब समझ रहे हो। साधारण समानता का मतलब होता है एक गुड्स को डिफरेंट लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। गुड्स वही है लेकिन लोग अलग अलग हैं, आया आपको समझ में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी होता है इसमें डिफरेंट गुड्स, यानी कि मैंने अभी जो आपको सब्जियां बताई कि बहुत सारी सब्जी की वैरायटीज है मेरे पास, काफी सारी सब्जियां हैं। अब कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में क्या है, एक ही गुड्स को डिफरेंट ग्रुप में नहीं बांटना, बल्कि डिफरेंट जो गुड्स है वो डिफरेंट लोगों में बांटना है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। एग्जांपल दूं आपको मैं, मान लो मेरे पास आलू था, टमाटर था, बैंगन थी, भिंडी थी, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं कुछ समझ में आए, तो मैं अलग अलग यानी कि डिफरेंट गुड्स अब मैं डिफरेंट पर्सन को दे सकता हूं। ये कहता है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। तो सिंपल इक्वालिटी में क्या होता है, एक गुड्स डिफरेंट लोगों में बांटना, और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी डिफरेंट गुड्स डिफरेंट पर्सन में बांटना। अब आपको आया समझ में, ये होता है डिफरेंस इसके अंदर। अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई साधारण समानता बहुल समाज के लिए सही नहीं है, जहां पर डाइवर्सिटी होता है उसके लिए सही नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। अब मान लो कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, और अलग उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनका रीजनल इंटरेस्ट है। अब हम सभी को एक ही जैसा ट्रीट करेंगे तो भाई खुश कैसे रहेंगे वो, बताइए। अब मान लो कि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर सब हिंदी ज्यादा बोलते हैं, अब हम साउथ इंडिया वाले को बोले भाई कि सबको हिंदी बोलना है, साउथ इंडिया के अंदर भी कंपलसरी है, तुम्हें हिंदी सीखना ही सीखना है, तो विद्रोह होगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, यही तो होता आया है ना। तो सिंपल इक्वालिटी नहीं हो पाएगा, हम शिफ्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी पे। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी इसलिए क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हमारे पास गुड्स यानी कि वस्तुएं होनी चाहिए जो हम डिस्ट्रीब्यूट करके उनको खुश कर सके। तो डाइवर्सिटी वाले कंट्री के लिए, बहुल समाज के लिए, जहाँ पे प्लुरल सोसाइटी है, प्लुरल का मतलब जहाँ पे एक नहीं अनेक कल्चर लैंग्वेज के लोग रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जिसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो साउथ इंडिया वालों को हिंदी नहीं चाहिए, उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज चाहिए, तो भाई उनको हम रीजनल लैंग्वेज देंगे। हाँ भाई अपने इसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं भाई, पहले हमें पहचान दो यार, उसके बाद हमें स्पेशल राइट्स दो, स्पेशल फैसिलिटीज दो, एंड फाइनेंशियल हेल्प दो, इग्नोर ना किया जाए नॉर्थ ईस्ट वाले। नॉर्थ के अंदर क्या होगा, इनका अलग है भाई, यहाँ पे रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी चाहिए, खुश लोग चाहिए, एंड जो रिलीजन है ये हमारा मजबूत रहे। अब मान लो कि धर्म को कुछ देना है, एक ही चीज अगर होता और सभी धर्मों को देना होता, जैसे सिंपल इक्वालिटी में होता है, तो भाई रायता नहीं फैल जाता। सभी धर्म बोले हुए तो ये तो हमारे में रहते नहीं है। अब मान लो जो हिंदू धर्म के अंदर कल्चर चलता है, हम वही कल्चर बोले सबको फॉलो करना है, भाई ये तो गलत हो जाएगा। हिंदू धर्म वालों को हिंदू कल्चर फॉलो करने दो, मुस्लिम को मुस्लिम, सिख को सिख, ईसाई को ईसाई। अब आपको आया समझ में, यानी कि डिफरेंट चीज डिफरेंट पर्सन में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। तो इस प्रकार सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में डिफरेंस समझ में आ गया आप सभी को। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है ये उन सोसाइटी के लिए सही है जहां पे डाइवर्सिटी होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। अगर एक ही गुड्स हम सभी को बांट देंगे तो सभी कैसे खुश हो पाएंगे। इसलिए डाइवर्सिटी वाले कंट्री में, जहाँ पे लोगों का रिलीजन अलग होता है, उनका कास्ट, एथनिसिटी, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस सबका अलग अलग होता है, उनका कल्चर भी अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट गुड्स को डिफरेंट लोगों में बांटने की बात करता है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। जहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, जो बहुल समाज है, जहाँ पे
मल्टीकल्चर है वहां के लिए ये सही है, जैसे भारत के लिए। तो अगर हम बोले कि भाई हिंदी सभी को बोलना पड़ेगा, अब चाहे नॉर्थ इंडिया वालों, साउथ इंडिया वालों या ईस्ट इंडिया वालों, अब साउथ इंडिया वालों तो बोलेंगे हम पे थोपा जा रहा है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिफरेंट लोगों तक प्रोवाइड करना, यही है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। क्योंकि सोसाइटी में काफी कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके बाद जो एक टॉपिक दिया गया है, समतावाद के विमर्श से भिन्नता, दैट मीन्स डिफरेंस फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ एग्लिटेरियनिज्म। आपको बताना है कि समतावाद यानी कि एग्लिटेरियनिज्म में इसको लेकर काफी डिबेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन जो समतावाद है ये क्या कहता है कि सभी को इक्वल डिवाइड कर दो, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हो नहीं पाएगा, सोसाइटी के अंदर सभी लोग अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, आपको इसमें बताना है। एंड इसके बाद रोनाल्ड डोर्किन के द्वारा जो संसाधनों की समानता के ऊपर अपने विचार दिए गए, ये क्या है? संसाधनों की समानता को लेकर रोनाल्ड डोर्किन ने जो अपने विचार दिए हैं, एक कल्पना करी है जिसको काल्पनिक नीलामी कही है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समान कीमत के साधनों के माध्यम से संसाधनों को इकट्ठा कर सकता है। यानी कि मान लो 4 लोग हैं एक सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी में मान लो ये है नॉर्मल पर्सन, ये भी नॉर्मल पर्सन है, लेकिन ये जो बंदे ये डिसेबल्ड है, यानी कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो रोनाल्ड डोर्किन कहता है कि संसाधनों की समानता होनी चाहिए, यानी कि सभी को संसाधन एक जैसे मिलने चाहिए। तो रिसोर्सेज को अगर हम इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें तो क्या ये इक्वालिटी होगा? नहीं होगा। तो रोनाल्ड डोर्किन कहता है कि जो इक्वल है, जो समान है, उनको समान दो, यानी कि इनको तो कोई कमी है नहीं, इसलिए इनको 10-10 रुपए दे दो। लेकिन जो इनइक्वल पहले से ही है, जिनके अंदर पहले से ही कुछ कमियां है, जो स्पेशल पर्सन है, जिनको हम डिसेबल्ड कह रहे हैं यहाँ पे, इनको भाई 20 रुपए दो, क्योंकि 10 रुपए तो इनको अपनी बीमारी पे ही लगाने में लग जाएगा। इसलिए अगर चारों को बराबर बराबर दे देंगे तो ये दो तो आगे निकल जाएंगे, बेचारे ये दो पीछे रह जाएंगे। इसलिए रोनाल्ड डोर्किन कहता है कि संसाधनों रिसोर्सेज का इक्वल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? अगर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और अगर लगता है कि ये इनइक्वालिटी को जन्म दे रहा है तो ये सही है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सही के लिए किया गया है। मान लो जो अपाहिज है, जो विकलांग है, जो हैंडीकैप्ड है, अगर उनको ज्यादा दिया जा रहा है इसमें क्या ही बुराई है? तो ये कहना है डोर्किन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या है और कैसे ये इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए, यानी कि राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसी क्वेश्चन को घुमा कर दिया जा सकता है, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय में अंतर बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कहीं पे भी जॉन रोल्स का नाम यूज नहीं किया गया है, फिर भी आपको इसमें जॉन रोल्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई है आपको वही बताना है, क्योंकि ये दोनों ही प्रिंसिपल जॉन रोल्स के द्वारा दिया गया है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस। इनमें क्या डिफरेंस होता है हम ये जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं जस्टिस का मतलब क्या होता है एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड जॉन रोल्स के द्वारा क्या थ्योरीज दी गई है। सबसे पहले हम समझते हैं न्याय का मतलब क्या होता है। आपका हक मिल जाना, मुझको मेरा हक मिल जाना, किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको ठीक करके देना। क्योंकि जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। मान लो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को किसी और ने अपने नाम करवा लिया है, लेकिन वो है नहीं उसकी, वो है तो आपकी ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ अन्याय हुआ है और जस्टिस आपको तब मिलेगा जब कानूनी रूप से आपकी प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ जाएगी। दैट मीन्स कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर आपका जो अधिकार है, जो आपके पास राइट्स है, अगर उस राइट्स का किसी भी तरीके से वॉयलेंस होता है तो इसका मतलब है आपके साथ अन्याय हुआ है। तो न्याय किसे कहते हैं? चलिए पहले आपको मैं 2 तरीके से बताता हूं। जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ ठीक व्यवहार करना। अब इसके लिए हमारी जुडिशरी है, कानून व्यवस्था है, लीगलिटी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठी हुई है भाई यहाँ पे। जिसके साथ गलत हुआ है उसके लिए ठीक ट्रीटमेंट करना, उनके राइट्स के लिए जो उनका वॉयलेंस हुआ है उनको सही से उपलब्ध करवाना। पहला तो ये होता है। और दूसरा होता है जिन्होंने गलत किया है उनको उचित दंड देना। यही न्याय की एक सच्ची धारणा है। जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ ठीक व्यवहार करना, उसको उचित न्याय दिलवाना, और जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट देना। अगर ये दोनों चीज हो जाती है तो समझ लो जस्टिस हुई है। डेडी राफेल क्या कहते हैं यहाँ पे? न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। नेक्स्ट जेएस मिल के द्वारा, इनकी बुक है भाई, पुस्तक इनकी एक, क्या नाम है इनका? ओन लिबर्टी। ओन लिबर्टी जो कि 1859 में आई थी। और इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव जाति की कल्याण अवधारणाओं से संबंधित है। यानी कि अगर व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, उसका वेलफेयर हो रहा है, उसका अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो समझ लो कि उसके पास न्याय है। मानव जाति का कल्याण होने का मतलब उसके साथ जस्टिस हो रहा है। इसलिए जीवन प्रथा प्रदर्शन के लिए किसी भी अन्य नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जस्टिस है एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सालमंड के अनुसार ये क्या कहता है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना
होता है, यानी कि अगर सभी व्यक्ति को उसके अपने राइट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आज सभी को फंडामेंटल राइट्स है, समझ लो उसके साथ जस्टिस हो रहा है। और जिस दिन फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेंस हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और कोर्ट में हम इसलिए जाते हैं ताकि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है हमें जस्टिस मिले। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कह रहा है सालमेंट। जो इजी डेफिनेशन है, कम से कम 5 से 6 थिंकर्स के नाम और उनकी स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसके 2 टाइप्स है, यानी समझ सकते हो आप कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस। पहला है प्रक्रियात्मक न्याय, दूसरा है तात्विक न्याय, यानी कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। हम एक एक करके समझते हैं कि प्रक्रियात्मक का मतलब क्या होता है और तात्विक का मतलब क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं हम प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब क्या होता है। एक ऐसा जस्टिस जो प्रोसीजर पे जोर देता है। प्रोसीजरल जस्टिस सिर्फ इतना कहता है कि जो सोसाइटी के जो मूल्यवान वस्तु है, जो वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज है, और जो प्रॉफिट है, पोस्ट हो गए या ऐसे कोई पद प्रतिष्ठा हो गई या ऐसे सभी वो चीज़ें जो गवर्नमेंट या स्टेट के द्वारा पब्लिक को देनी है, जनता को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रोसीजरल जस्टिस ये कहता है कि जब ये सभी चीज़ें आवंटन की जाएगी, जब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी लोगों को, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम जो विधि अपनाई जाएगी, जो मेथड, जो नियम जब फॉलो किया जाएगा, प्रोसीजर जब फॉलो किया जाएगा, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। जो प्रक्रिया होगी वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, अदरवाइज ये जस्टिस नहीं कहलाएगा। ये कहना है जस्टिस यानी कि प्रोसीजरल जस्टिस का। एक एग्जांपल दूं आपको। एग्जांपल में ये लिए, मान लीजिए कि क्रिकेट के गेम खेल रहे हैं हम सभी लोग। क्रिकेट का गेम खेलने के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि क्रिकेट का गेम हमने खेलना स्टार्ट किया है, तो क्या उसके अंदर हम प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। अब क्रिकेट का गेम खेलने के लिए भाई कि 11 टीम होनी चाहिए, कंपायर होना चाहिए, जो भी नियम होता है उन सभी नियम को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, हम लूडो खेल रहे हैं, भाई गोटी 6 से खुलेगी या 0 से खुलेगी या 1 से खुलेगी, जो भी हो सकता है यार, ठीक है। हम खो खो खेल रहे हैं, हम जो भी गेम खेलते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, हम मान लो कि हमको एग्जाम देते हैं, तो उसके अंदर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो उस प्रोसीजर का सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका परिणाम से मतलब नहीं होता, बस प्रक्रिया यानी जो प्रोसीजर है ये सही से फॉलो होनी चाहिए। अब आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो कि आपका एग्जाम हो रहा है, अब एग्जाम हॉल की जो प्रक्रिया है वो ये है कि सभी टीचर टाइम पे आए, आपको क्वेश्चन पेपर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप टाइम पे अपना एग्जाम करो, कोई भी चीटिंग ना मारे, ये टीचर की जिम्मेदारी ये देखना, पेपर लीक ना हो ये टीचर की जिम्मेदारी ये देखना। ये सारी प्रोसीजर है, लेकिन होता क्या है, प्रोसीजर फेल हो जाता है, पेपर लीक हो जाती है, एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, कभी वहां फर्रा कभी यहाँ फर्रा चल रहा होता है, ये चल रहा होता है। इसलिए प्रोसीजरल जस्टिस ये कहता है कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए तभी न्याय होगा, अदरवाइज अन्याय होगा लोगों के साथ। बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर लीक होता है तभी तो जाके ट्रेन जला देते हैं दोस्त, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को ये नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन उनका गुस्सा ये सामने फूटता है फिर यार। तो यही सिस्टम अब हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए आप, तो प्रक्रियात्मक न्याय जो है ये प्रोसीजर पे जोर देता है। अब इसके ठीक अपोजिट हम बात करते हैं तात्विक न्याय यानी कि सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जो जस्टिस है ये कहता है कि जो सोसाइटी के जो मूल्यवान वस्तु है, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट है, जो भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी गवर्नमेंट, वही सेम चीज यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये देते हैं वितरण पे जोर। किसके ऊपर? वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रोसीजर से मतलब कुछ भी नहीं है, बस जो बंटवारा हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए, तभी न्याय यानी कि न्यायपूर्ण बंटवारा, या कह सकते हो कि उसको सब्सटेंटिव जस्टिस कहा जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, एक मान लीजिए गवर्नमेंट ने सभी स्कूल के अंदर 1,000 रुपये बांटने के लिए दिया गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और इस तरीके से एक क्लास के अंदर मान लो 30 बच्चे हैं, तो इस हिसाब से 30,000 रुपये हो गए। तो 30,000 रुपये जो दिया गया है एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर को, और गवर्नमेंट ने जो 1,000 रुपये दिए हैं उसी को टीचर क्या कर रहे हैं, 500 रुपीज़ बांट रहे हैं और 500 रुपये अपने जेब में डाल ले रहे हैं। यानी कि जो 30,000 रुपये दिया गया है उसमें से 15,000 रुपये वो बांट रहे हैं और 15,000 रुपये खा ले रहे हैं। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई हम, जो हमारे एरिया के MP यानी विधायक जो होते हैं, या मान लो आप जो संसद होते हैं, अब उनको जो विधायक फंड मिलता है, जो MP को फंड मिलता है, वो फंड इसलिए मिलता है कि आपकी वो एरिया की चकाचौंध बना के रखें, जहाँ पे सड़क पानी की प्रॉब्लम हो, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो उसको जल्द से सॉल्व करें।
तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होता है? नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? न्याय तो हो ही नहीं रहा है। वो 70-75 साल से यही चलता आ रहा है। 75वां साल दोस्तों मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 2022 के अंदर। आप देखिए भाई ये तो इस तरीके से अब क्या है, ये जो सब्सटेंटिव जस्टिस है, जो तात्विक न्याय है, वो कहता है कि वितरण ठीक से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो रहा है तो न्याय है, अदरवाइज जस्टिस नहीं है। तो प्रोसीजरल क्या प्रोसीजर पे जोर देता है, प्रोसीजर पे फॉलो करता है कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए सभी जगह पे, तभी जस्टिस होगा। और सब्सटेंटिव जस्टिस यानी कि तात्विक न्याय ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए। प्रोसीजर तो सब गया बाढ़ में, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है तो अपने आप ही प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। तो ये तरीका है दोनों को समझने का। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं जॉन रॉल्स के द्वारा कौन से जस्टिस के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन है, एक अमेरिकन फिलोसोफर है जिसने अपने विचार दिए हैं जस्टिस के ऊपर। जॉन रॉल्स की एक बुक है जिसके अंदर इन्होंने अपने विचार दिया है, और इस बुक का नाम क्या है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, जो कि 1971 में आई थी। कब आई थी? 1971 में। और इसी के अंदर इन्होंने अपने पूरे प्रिंसिपल्स दिए हैं। यहाँ पे कहते हैं जॉन रॉल्स कि न्याय यानी कि जो जस्टिस है, आखिर ये कब होगी एक इंसान के लिए? ये तब होगी जब वितरण का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का बंटवारा होगा? यहाँ पे कहता है जॉन रॉल्स कि इसका संबंध समाज में यानी सोसाइटी के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो समझ लो जस्टिस है सोसाइटी के अंदर। अब ये क्या चीजें हैं? ये गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे जॉन रॉल्स बताता है कि रॉल्स इन वस्तुओं को मौलिक पदार्थ कहता है। जॉन रॉल्स कहता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसका मतलब है प्राइमरी गुड्स यानी कि मौलिक पदार्थ। अब ये मौलिक पदार्थ क्या है? मौलिक पदार्थ यानी प्राइमरी गुड्स दो टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी गुड्स, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? सबसे पहला है सामाजिक पदार्थ, दैट मीन्स सोशल गुड्स। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं वे पदार्थ जो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा डायरेक्टली लोगों को दिए जाते हैं। जैसे आपकी सैलरी दी जाती है, आपको प्रॉपर्टी मिलती है। वो प्रॉपर्टी इन द सेंस आप समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है वो सारा, ठीक है। आप स्टेट के द्वारा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, ठीक है। भौतिक पदार्थ दी जाती है, आपको राइट्स, लिबर्टी, ये सब गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसको कहा जाता है सामाजिक पदार्थ, यानी कि स्टेट के द्वारा जो सोसाइटी को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर राइट्स वगैरह भी आ जाते हैं, प्लस सैलरीज, प्रॉपर्टीज, अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को इसने सोशल गुड्स कहा है, ठीक है, सामाजिक वस्तुएं कहा है, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड जो हमारे पास गुड्स है वो क्या है? प्राकृतिक गुड्स, यानी प्राकृतिक पदार्थ कह सकते हो इसको आप, जिसको हम नेचुरल गुड्स कहते हैं। जैसे आपका हेल्थ जो कि नेचर ने दिया है, हेल्थ आपका स्वस्थ, बुद्धि, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, विजडम, आपकी कल्पना की शक्ति, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी सही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड आपकी कैपेसिटी, आपकी जो एबिलिटी, आपकी जो क्षमता है, वो ये सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं दिए जाते। ये वो चीज़ है जो आप सभी को प्रभावित जरूर करते हैं, यानी कि आपको नेचर के द्वारा जो दिया गया है उसी के बाद आप अपने आप में खुद से डेवलप करते हो इन सब चीज़ों को। मेन जो यहाँ पे है वो क्या है? सामाजिक पदार्थ यानी सोशल गुड्स। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स देखा यहाँ पे इस जगह पे कि जॉन रॉल्स यहाँ पे कहता है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो समझ लो वो जस्टिस है। अब हमने ये समझा कि गुड्स एंड सर्विसेज है क्या, इसका मतलब ये हुआ मौलिक पदार्थ यानी प्राइमरी गुड्स। और प्राइमरी गुड्स भी टू टाइप्स के हैं। पहला है सोशल गुड्स जिसके अंदर आपके राइट्स, लिबर्टी एंड ये गुड्स वो नहीं है पेन, ये दोस्तों ये किताब, ये बुक, ये वाले गुड्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये बोतल, पानी, ढक्कन, पंखा, कूलर, इसकी बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। बात मेन हो रही है किसकी? आपकी सैलरीज की, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटीज की, फिजिकल गुड्स की एंड राइट्स, लिबर्टी की, ठीक है, जो एक सोसाइटी को स्टेट के द्वारा मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया हमारा सोशल गुड्स। इसके बाद आता है हमारा नेचुरल गुड्स जो कि हेल्थ, बुद्धि, काल्पनिक चीज़ें जो है जो हमें नेचर ने दिया है।
तो अब यहाँ पे क्या कहता है जॉन रॉल्स कि इनका बंटवारा आखिर होगा कैसे। ये तो बहुत बड़ी हमारे पास चैलेंजेस है भाई, इनका बंटवारा कैसे करें हम। इसलिए यहाँ पे जॉन रॉल्स कहता है इसके लिए हमें क्या करना होगा, जुरिस्डिक्शन बनाना होगा, यानी कि जुडिशरी यहाँ पे होगी, कानून प्रक्रिया होगी, यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज किया जाएगा, यानी कि लीगल तरीके से लोगों को इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एंड पद प्रतिष्ठा, यानी कि जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें हो जाने के बाद न्याय के 2 सिद्धांत देता है। अब यहाँ पे ये बताता है जॉन रॉल्स, जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, यानी कि जब इंसान जो प्राकृतिक अवस्था में आपको बताया ना, जो वो स्टेट ऑफ नेचुरल कंडीशन में था, जब वो वहाँ पे था तो वो इन सब चीज़ों को सोच रहा था कि जब हम इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे तो हमें ये चीज़ चाहिए। अब वो ये चीज़ कौन सी है, जॉन रॉल्स बताता है वो 2 चीज़ें हैं। चलिए अब हम जानते हैं। क्लियर है, यहाँ चीज़ आपको समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही जस्टिस है, और गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं गुड्स सर्विसेज, ये हमने देख लिया भाई, आपकी प्रॉपर्टी, लिबर्टी, राइट्स, ये सब हमने देख लिया। प्लस इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, लीगल प्रोसेस के द्वारा। अब हम ये देखते हैं कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस से जब बाहर लोग निकलेंगे तो वो कैसा सोसाइटी चाहते हैं। हम नहीं सोचते हम सुबह उठे तो हमको सब कुछ खाने के लिए मिल जाए, हमें पिज्ज़ा, बर्गर, रोल, मोमोज मिल जाए, है ना, हमारे पास दुनिया की सभी धन दौलत आ जाए, हम तमाम चीज़ें इमेजिनेशन करते हैं। या ना कुछ होता हमें डोरेमोन का वो पॉकेट मिल जाए जहाँ से हम हाथ डाल के खुद ही निकाल लें, हम खुद निकाल लेंगे सब कुछ, ऐसा सोचते हैं हम भी। तो सेम इसी तरीके से लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस में, यानी जब वो पर्दे के पीछे थे तो उस टाइम भी सोच रहे थे कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। उनको सोसाइटी का ज्ञान था भाई, क्योंकि एक ही टाइम तक वो यहाँ रह सकते हैं। जैसे उनकी नीड बढ़ती चले गई, जनसंख्या बढ़ती चली गई, पूरा एक स्टेट बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, न्याय के 2 नियम देता है जॉन रॉल्स। देखो जो जॉन रॉल्स है उसने ये कहा कि जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस था, यानी कि जब यहाँ से लोग निकले तो उन्होंने ये सोचा कि हम किस सिचुएशन में या कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे पहला राइट ही बताता है, यानी पहली सुविधा बताता है जो लोगों को मिलना चाहिए व्हील ऑफ इग्नोरेंस के निकलने के बाद। जॉन रॉल्स क्या कहता है, यही मेन है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। तो न्याय के 2 नियम बताता है ये, यही जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको सही से समझना। पहला पॉइंट क्या बताता है ये, कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्तर पर मौलिक स्वतंत्रताओं का ऐसा समान अधिकार जो दूसरों के इसी समान अधिकार के अनुरूप हो। जो स्वतंत्रता मुझे मिली हुई है वही सेम स्वतंत्रता इसको भी मिले। इसका मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को लिबर्टी का राइट्स मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बाई, किसने द्वारा कहा है दोस्त, जॉन रॉल्स के द्वारा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल में कहा गया है। क्लियर है यहाँ पे। अब सेकंड प्रिंसिपल में क्या कहता है ये, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, यानी सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर गरीब का जो फासला है, इसको यहाँ पे ये कहना चाहता है ये कि जो सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंसेस हैं, इनको 2 तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला बताता है ये ए पॉइंट के अंदर कि अवसर की निष्पक्ष समानता के अंतर्गत हम पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति सभी के लिए सुलभ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी को हम अपॉर्चुनिटीज देंगे इक्वली, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसके पास जो नॉलेज है, जिसके पास जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो इन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा सकता है। पहले तो उसने ये कह दिया, लेकिन दूसरे पॉइंट के इसने अंदर जो कहा, जिसके वजह से जॉन रॉल्स फेमस हो गया, क्या कहा भाई, इसने कहा कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। सोसाइटी में जिनके पास मिनिमम है उनको मैक्सिमम मिलना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका। मान लो दोस्त ये पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं। अब इतने लोगों में से जो इतने लोग हैं बेचारे बहुत गरीब हैं, वो इधर वाले बहुत अमीर हैं, इधर वाले गरीब हैं। लेकिन इसमें भी जो इतने लोग हैं ये और ज्यादा ही गरीब हैं, ये अमीर है, ये गरीब है। लेकिन इनसे भी ज्यादा गरीब, यानी कि पिछड़ों में भी पिछड़े, बैकवर्ड में बहुत ज्यादा बैकवर्ड, वो इतने लोग हैं।
तो जॉन रॉल्स यहाँ पे ये कहता है कि समाज के जो न्यूनतम सुविधा वाले लोग हैं, यानी जिनके पास बिल्कुल मिनिमम है, उनको मैक्सिमम दो। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये जस्टिस है। इसी को कहा जाता है जॉन रॉल्स का भेदमूलक सिद्धांत, रॉल्स डिस्क्रिमिनेटरी थ्योरी। क्लियर है यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया। तो ये दो प्रिंसिपल्स पहला हमने देखा, यहाँ पे पहले क्या देखा हमने, प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि लिबर्टी मिलना चाहिए एक इक्वल तरीके से, यानी कि समान तरीके से उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट हमारा ये था। एंड दूसरा है सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, प्लस जिनके पास मिनिमम है उनको मैक्सिमम देना चाहिए। क्लियर है। सोसाइटी में जो बिल्कुल बैकवर्ड है, जैसे कि आज हम जो ट्राइबल्स यानी जो एसटी जो वगैरह है उनको मैक्सिमम देते हैं ना हम, वैसे ही अब एक डिबेट का इशू है जो हमारे पास रिजर्वेशन है, इसको लोग कहते हैं कि इसको इकोनॉमिक वेस्ट कर देना चाहिए। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, प्लीज इन पॉइंट्स को देख लेना। ये जो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिखा है वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिख दिया है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। प्लस क्लास के बाद मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ये स्लाइड्स देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। अब इसके बाद हम बात करते हैं मूल्यांकन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहना चाहता है, वो उसका न्याय सिद्धांत है क्या। टॉपिक ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको पहले ब्रीफली में समझाना चाहता हूँ और इसकी एक डीपली वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब हम समझते हैं ब्रायन वेरी के अनुसार मूल्यांकन समझ रहे हैं। मूल्यांकन मतलब हम रोल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं इसकी। देखो ब्रायन वेरी ने यह कहकर इसकी आलोचना करी है कि समाज में जो न्यूनतम सुविधा वाले लोग हैं, जिनके पास मिनिमम है, हम उसको ढूंढेंगे कैसे। आज भी होता है ना कि रिजर्वेशन का कुछ लोग गलत फायदा उठा लेते हैं, जिनको जेन्युइनली जिनको मिलना चाहिए नहीं मिलता भाई। वही सेम चीज यहाँ पे ब्रायन वेरी कह रहा है, जिस तरीके से रोल्स ने कह तो दिया भाई जिसके पास मिनिमम उसको मैक्सिमम दो, लेकिन लोगों को ढूंढेंगे कैसे। जिसके पास मैक्सिमम ऑलरेडी है पहले से, वही इसका फायदा उठा लेंगे भाई। इसलिए जॉन रॉल्स की आलोचना की गई भाई, किसके द्वारा, ब्रायन वेरी के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। एंड इसके बाद कौन है, मैकफर्सन। इसने कहा कि अमीर वर्ग से गरीब वर्ग को संपत्ति और धन यानी कि जो ट्रांसफर किया जाएगा, इसके वजह से कहीं ये अमीर जो है ये गरीब ना हो जाए। क्योंकि जो जॉन रॉल्स है उसने अपनी जो भेदमूलक सिद्धांत है, उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन वाली उसकी जो पॉलिसी है, उसमें उसने ये कहा कि अमीरों से लो टैक्स, हैवी टैक्स लगाओ और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। तो ये जस्टिस है यहाँ पे। एक वक्त को बांध लेते हैं ठीक है, लेकिन मैकफर्सन कहता है कि अगर हम हैवी टैक्स लगाते जाते हैं, ऐसे में अमीर लोग जो बहुत तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कहीं वो एक्चुअल में जो अमीर हैं वो और गरीब ना बन जाए, तो इसका भी डर बना रहेगा। ये कहा मैकफर्सन ने और ये कह के रोल्स की इसने आलोचना करी है। रॉबर्ट नोजिक, दोस्त रॉबर्ट नोजिक की भी यहाँ पे सिद्धांत पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि रोल्स के सिद्धांत क्रिटिसाइज करके रॉबर्ट नोजिक ने भी जस्टिस की थ्योरी दी है, जो इसने इस सिद्धांत की आलोचना करी है। यानी जो रोल्स का जो भेदमूलक सिद्धांत है, जो भेदभाव वाला थ्योरी है, यही जो बैकवर्ड में सबसे बैकवर्ड है उनको हेल्प करना, उनको मतलब कि मिनिमम को मैक्सिमम देना, इसका मतलब वही है, ठीक है, भेदमूलक सिद्धांत, डिस्क्रिमिनेटरी थ्योरी। इसको रॉबर्ट नोजिक ने इसकी आलोचना करी है। ये क्या आलोचना करी है कि अगर हम बैकवर्ड में सबसे बैकवर्ड को हम हेल्प देते हैं तो एक्चुअली में वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है, और ना ही उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सोसाइटी में, भरी सोसाइटी के अंदर। ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये मतलब कि समझ से बाहर है। रॉबर्ट नोजिक ने कह दिया ये तो बिल्कुल समझ से ही बाहर है। और अमीरों से लेकर गरीबों को बांट देना, तो अमीर ने क्या अपने घर में पेड़ लगा रखे, उसने भी तो मेहनत करके ही वो पैसे कमाए, प्रॉपर्टी धन दौलत कमाए। ऐसा कहना गलत है कि अमीरों को लो और गरीबों को सब बांट दो, ये रॉबर्ट नोजिक ने कही है। एंड इसकी आलोचना भी की जाती है समुदायवादियों के द्वारा। ये कहते हैं कि समुदायवादियों ने कहा कि रोल्स के जो विचार हैं वो व्यक्तिगत है, ये कल्पना कर रहा है सिर्फ, ये न्याय से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि पूरी कम्युनिटी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा इसकी थ्योरी के साथ। ये समुदायवादियों के द्वारा कहा गया, यानी कि कम्युनिटेरियंस के द्वारा कहा गया। ये नेक्स्ट है नारीवादियों के द्वारा। नारीवादी यानी फेमिनिस्ट जो व्यूज है वो ये कहते हैं कि सुसैन मोलर हो गए, ओकीन हो गए, इनका ये कहना है कि महिलाओं को जॉन रॉल्स ने दरकिनार कर दिया है, महिलाओं को इसने इग्नोर किया है, इनइक्वालिटी को इसने प्रमोट किया है, और महिलाओं के साथ जो इनइक्वालिटी होता है, जो अन्याय होता है, इन मामलों में जॉन रॉल्स खामोश रहा है, इसने ये मुद्दा उठाया नहीं अपनी थ्योरी के अंदर, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। एंड इसके बाद है अमर्त्य सेन के विचार। देखिए अमर्त्य सेन के द्वारा भी, अमर्त्य सेन एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने अपने विचार द आइडिया ऑफ जस्टिस 2010 में ये बुक आई थी, इस बुक के अंदर इन्होंने अपने विचार दिए और जॉन रॉल्स के जो सिद्धांत इसकी आलोचना की है। इन्होंने अपने विचार दिए वो क्षमता यानी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अमर्त्य सेन आगे कहते हैं कि जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया है कि संसाधन प्राप्त करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता तय नहीं की गई है। आखिर जो समाज में सबसे पिछड़े लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, अब
इसकी पहचान कैसे की जाएगी ताकि हम बैकवर्ड लोगों को रिसोर्सेज पहुंचाए, समाज में इक्वलिटी आ जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। जस्टिस कैसे होगा? समाज में जो सबसे बैकवर्ड है इसकी पहचान कैसी होगी? इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है मार्क्सवादियों के अनुसार। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिक एंड सोशल जो कंडीशन है इसकी जानकारी नहीं दी है थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर जॉन रॉल्स ने, कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, सोशल कंडीशन क्या है, जिस वजह से आलोचना की जाती है। एंड इसके बाद आपको ये टेबल बता देना है डिफरेंस के रूप में। मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ अपने नोट्स के अंदर। प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय में क्या डिफरेंस होता है इसका टेबल देख लीजिए आप। जैसे आपको मैं पिछले वाले आंसर में भी आपको मैंने समझाया था, प्रक्रियात्मक और तात्विक में आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले आपको बताना प्रक्रियात्मक। देखिए जो प्रक्रियात्मक न्याय है ये बोलता है कि जो प्रक्रिया है, ये कहता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है या किसी भी पोस्ट पे हायरिंग की जा रही है या किसी को कोई गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो उसको करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ये निष्पक्ष होना चाहिए भाई, ताकि जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, इसमें संसाधनों को इस तरीके से आवंटन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ताकि जो डिबेट है, जो विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े हैं, इसको खत्म या इसको कम किया जा सके। लेकिन जो तात्विक न्याय ये बोलता है कि व्यवहार ठीक से करो, ट्रीट सही से करना चाहिए, तो अपने आप ही सभी चीजें निष्पक्ष तरीके से होंगी। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रक्रियात्मक न्याय साधनों या तरीकों पर ज्यादा जोर देता है। ये बोलता है कि जो मेथड्स अपनाया जा रहा है चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उनके तरीके सही होने चाहिए। एंड जो तात्विक न्याय ये बोलता है कि जो आउटकम निकल कर आया है, मेन जो परिणाम निकल कर आया है, ये हमेशा सही निकल कर आने चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, वरना न्याय वो नहीं कहलाएगा। ये अंतिम परिणाम की बात करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आखिर उसका आउटकम क्या निकला, क्या लोग उससे खुश है या नहीं है, कहीं लोग नाखुश तो नहीं हो गए हैं। एंड प्रक्रियात्मक न्याय ये निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, ये बोलता है कि वो निष्पक्ष होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में ही अगर कहीं करप्शन किया गया है, कोई लफड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्रक्रियात्मक न्याय सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया में शुद्धता की बात करता है, बिल्कुल फेयरनेस के साथ निष्पक्षता की बात करता है। लेकिन जो तात्विक न्याय है ये परिणाम की बात करता है, जो आउटकम निकला है ये सही है या नहीं है, परिणाम जो निकले ये गलत तो नहीं है, कहीं कोई गलत तरीके से तो परिणाम नहीं निकाल दिया गया, निष्पक्ष है या नहीं है, इसकी बात करते हैं। एंड जो प्रक्रियात्मक न्याय है ये सेवाओं यानी सर्विस, पोस्ट, गुड्स, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका प्रोसीजर सही होना चाहिए, जो मेथड अपनाया गया डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो जस्टिसेबल है या नहीं है, क्या सभी के साथ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ। एंड जो तात्विक न्याय है ये बोलता है सर्विसेज का, पोस्ट का एंड गुड्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो ये न्यायपूर्ण के साथ हुआ या नहीं हुआ, इसका आउटकम कैसे निकला, किसको ज्यादा किसी को कम तो नहीं मिल गया, तो इसकी बात करता है। ये बोलता है कि चीजों को बांटने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे चीजों को बांटेंगे, और ये बोलता है कि बांटने के बाद जो आउटकम निकला ये लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आउटकम बताओ भाई। तो दोनों अलग अलग चीजों की बात करते हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय क्षमता की बात करता है कि क्षमता कितनी आपके काम करने की, ये आवश्यकता की बात नहीं करता, आपकी नीड क्या है इससे मतलब नहीं है, आपकी क्षमता क्या है इससे मतलब है, उसी के आधार पर चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन ये बात करता है अवसर की समानता की बात करता है। ये बोलता है कि सभी को अपॉर्चुनिटी इक्वल दो, जिससे कि उसकी जो नीड है, जो उसकी जरूरतें हैं, ये पूरा हो सके। ये जरूरत की बात कर रहा है और ये क्षमता की बात कर रहा है। एंड इसके बाद है जो प्रक्रियात्मक न्याय है, प्रोसीजरल जस्टिस, इसके जो सपोर्टर है वो हर्बर्ट स्पेंसर है एंड हेयक है, मिल्टन फ्रीडमैन है और रॉबर्ट नोजिक है। एंड जो तात्विक न्याय है इसका जो सपोर्टर है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स काफी फेमस है। जॉन रॉल्स की एक थ्योरी है, तो जॉन रॉल्स ने ये भी कहा कि मान लो एक साइकिल है, उस साइकिल की चैन टूट जाए तो पूरी साइकिल खराब हो जाएगी, वो साइकिल चलेगी नहीं आगे, बस सिर्फ अगर एक कड़ी टूट जाएगी पूरी चैन की। तो वैसे ही समाज के अंदर पूरा एक वर्ग कमजोर रह गया तो ये पूरे समाज में इंपैक्ट डालेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, मर्डर करेगा भाई, तो इसका पूरे समाज पे इंपैक्ट पड़ेगा। यानी आउटकम क्या निकला, पूरा समाज इससे खराब हो, पूरे समाज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए कहता है ये आउटकम सही निकले, तात्विक न्याय के अंदर हमें जो बैकवर्ड लोग हैं इनको ज्यादा देना चाहिए एज कम्पेयर टू जो अपर क्लासेस के लोग हैं, तभी जाके तात्विक न्याय स्टैब्लिश हो, जो सस्टेंटिव जस्टिस है ये स्टैब्लिश हो सकता है। एंड जो प्रक्रियात्मक न्याय ये सबके लिए समान नियम बनाता है, ये बोलता है सबके लिए एक जैसा नियम बना दो भाई। लेकिन जो तात्विक न्याय ये बोलता है कि नहीं, सामाजिक न्याय होना चाहिए, नियम सबके लिए बनाओ लेकिन ऐसा नियम बनाओ जिससे कि जो उत्पादन है, जैसे सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज है, मशीन है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, इन सब के ऊपर सभी का अधिकार हो, पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, ना कि कुछ ही लोगों का अधिकार होना चाहिए। तो जो तात्विक न्याय है ये कम्युनिस्ट वाली, जो समाजवादी वाली बात है, ये उनकी बात करते हैं, यानी जितने भी रिसोर्सेज है, बैंक, इंडस्ट्री, इन सब के ऊपर पूरे समाज का अधिकार हो। अब जस्ट ये कल्पना है, जैसे मार्क्सवादी कहता है समाजवाद के अंदर कि अमीर लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनका अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। बट ये भी कैसे इम्पॉसिबल है, फिर भी दोनों के द्वारा अपने अपने थॉट्स दिए गए हैं। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है ये न्याय को प्राप्त करने के लिए दिया गया है, यानी कि जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया, जो कि सोसाइटी में कुछ हद तक सही है, इसके बावजूद इसकी आलोचना भी की गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना क्यों की जाती है, यानी कि व्हाट आर नेचुरल राइट्स, व्हाई आर नेचुरल राइट्स क्रिटिसाइज्ड। इसी क्वेश्चन को घुमाकर ही पूछा जा सकता है। मानव अधिकार के सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर संक्षिप्त बहस कीजिए, यानी कि ब्रीफली डिबेट द यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको बताना है इसके अंदर कि मानव अधिकार को लेकर जो सार्वभौमिक अधिकार है वो कौन कौन से अधिकार है जो सभी के लिए होते हैं अधिकार, और प्राकृतिक अधिकार किसे कहा जाता है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। देखो सबसे पहले आपको बताना है कि नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है, ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। इसने अपनी बुक में दी है ये थ्योरी, और ये बुक आई थी इसकी 1690 के अंदर, और बुक का नाम था सेकेंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट।
इस बुक के अंदर इसने नेचुरल राइट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब इसके लिए कुछ डेफिनेशन भी है, जैसे हॉब्स कहता है कि केवल जीवन के अधिकार को ही प्राकृतिक अधिकार माना जाता है, यानी कि राइट टू लाइफ को ही नेचुरल राइट्स माना जा सकता है। लेकिन जो लोग है इसने कहा कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों को ही प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनको किसी इंसान ने, किसी स्टेट ने और किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिया। यह प्राकृतिक है, आप इसको भगवान कह सकते हो, इसको नेचर कह सकते हो, ब्रह्मांड कह सकते हो। ये राइट्स हमें उनसे मिला है। तो जब इंसान ने नहीं दिया, जब स्टेट ने नहीं दिया हमें राइट्स, तो स्टेट या इंसान कौन होता है इन राइट्स को वापस लेने वाला। एंड इसके बाद है प्राकृतिक अधिकार, यानी कि नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है अब ये क्या है। देखिए, प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है और ये जॉन लॉक कहता है एक इंडिविजुअल इंसान को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जब वो पैदा होता है। वो अधिकार कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 अधिकार मिलते हैं। समाज और राज्य ये नहीं देते अधिकार, इसलिए ये राज्य पे भी डिपेंड नहीं करता कि उनसे वापस ले ले। इसलिए ये जो नेचुरल राइट्स है ये कोई छीन नहीं सकता कोई संस्था या ग्रुप या स्टेट, इसलिए इनको प्राकृतिक कानून से ही रेगुलेट किया जाता है। प्राकृतिक कानून मतलब ये प्रकृति के बस में ही है। अब राइट टू लाइफ है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, प्रकृति आपको खुद बुलाएगी। जैसे इंसान जब मर जाते हैं तो प्रकृति खुद बुला रही है, इसी को प्राकृतिक कानून कहा जाता है, नेचुरल लॉज कहा जाता है। तो व्यक्ति राज्य पर निर्भर नहीं है, राज्य को बनाया है इसलिए गया है ताकि वो लोगों के जो नेचुरल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करे। राज्य पे जो राजा राज कर रहा है, गवर्नमेंट जो राज कर रही है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, तो राज्य में रहने वाले सभी लोगों के पास ये अधिकार है कि वो सभी लोग मिलकर आंदोलन करें और राज्य की सरकार को हटा दे, क्योंकि ये नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को। इसीलिए उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म का फादर जॉन लॉक को माना जाता है, क्योंकि इसने विरोध करने का अधिकार दिया है जो जनता के हित में काम नहीं करेगी सरकार उसके खिलाफ। एंड जो वो 3 अधिकार हैं, सबसे पहले जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ हो गया, एंड राइट टू लिबर्टी हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, हम सब स्वतंत्र पैदा हुए हैं और इंसान या किसी भी इंस्टीट्यूशन को हमें बंधन में बांधने का कोई अधिकार नहीं है, और राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। अब राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? नेचर ने हमें कुछ प्रॉपर्टी दिया है, जमीन, जायदाद, दौलत, घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब तो हमें नेचर ने दिया नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ने आपको नहीं बनाया, आपने प्रॉपर्टी को बनाया है। तो आपका जो प्रॉपर्टी है आपका ये शरीर ही है, आपका दिमाग है, आपके हाथ पैर ही आपकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही खुद की प्रॉपर्टी हो। ये शरीर आपको नेचर ने दिया है, इसलिए इस शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा, इसे कोई छीन भी नहीं सकता। एंड प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की जाती है, क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल राइट्स, वो किन आधार पर की जाती है? ये आलोचना बेंथम के द्वारा की गई है। जेरेमी बेंथम एक पॉलिटिकल थिंकर हुआ। इन्होंने कहा कि किसी अकाल या महामारी के टाइम पे यदि कोई एक व्यक्ति अनाज इकट्ठा कर लेता है और दूसरों को मांगने पे भी नहीं देता है वो, तो ऐसे में दूसरों के जीवन खतरे में आ जाएगी। इसलिए अगर यहाँ पे कोई कहता है कि भाई जो जिसकी प्रॉपर्टी है वही उसकी प्रॉपर्टी है, वो किसी को देगा नहीं, वो प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रख लेगा, तो ऐसे कंडीशन में भाई क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का तो वायलेंस होगा, क्योंकि सरकार क्या बोलेगी, भाई तुम्हारे पास है तुम थोड़ा सा उसको दे दो भाई, तभी तो डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, बैलेंस बन करेगा सोसाइटी के अंदर। बट राइट टू प्रॉपर्टी में क्या है कि आपकी जो है आप उसको किसी को नहीं दोगे और ना ही सरकार आपको तंग करेगी। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार टैक्स लगाती है, और जो अमीर लोग होते हैं उन पे हैवी टैक्स लगाती है भाई, कई सारे कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है उनके ऊपर। कोई भी अधिकार बिना किसी कानून के नहीं हो सकता। यानी कि आलोचना इस बात पे की जाती है कि प्राकृतिक रूप से कोई अधिकार नहीं दिया गया है, ये जो भी राइट्स वगैरह हैं ये सब कुछ ये कानून से ही मिले हुए हैं, कानून ने अधिकार दिए हैं। इसलिए कहा गया है कि अधिकार बिना कानून के हो ही नहीं सकता, कानून है तभी आपको अधिकार मिला है, क्योंकि अधिकारों का वायलेंस होता है तो कानून ही आपको जस्टिस दिलवाता है। तो अधिकार और कर्तव्य समाज से स्वतंत्र है, इसलिए जो कहा जाता है कि अधिकार यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज, कर्तव्य, ये समाज से बिल्कुल अलग है, समाज का इन पे कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि अधिकार का सवाल केवल समाज में ही हो सकता है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते सभी लोगों को वही सेम अधिकार मिले हुए हैं जो मुझे, आपको, हम सबको मिले हुए हैं, और इन सब अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंसानों ने स्टेट को बनाया हुआ है। एंड इसके बाद मानव अधिकार के सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सार्वभौमिकवाद का मतलब होता है एक ऐसा अधिकार जिसको मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जो एक इंसान को इंसान होने के नाते मिलता है, अब वो चाहे भारत में चाहे दुनिया किसी भी देश में रह रहा हो, ये सार्वभौमिक होता है, ये सभी देशों के लिए होता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। यूएनओ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल राइट्स का डिक्लेरेशन किया गया, जैसे कि राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, कोई किसी को दवाई ना, ऑपरेशन ना करे, कोई किसी पर अत्याचार ना करे, ना ही कोई किसी को गुलाम बनाए, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसपे बचने और लोगों को जस्टिस के लिए अधिकार दिया गया, ये यूनिवर्सल रूप से दिया गया। नेक्स्ट सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एक देश के अंदर जो माइनॉरिटी के अंदर रहते हैं, जिनकी संख्या कम है, हमें उनका भी सम्मान करना है, ना कि जो माइनॉरिटी के अंदर उनको दबाना है। इसलिए जो अधिकार दिए गए हैं वो मानव अधिकार है और इनकी सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकार तो काफी सारे हैं, बट प्राकृतिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट दिया गया जॉन लॉक के द्वारा सबसे पहले, इन अधिकारों को माना भी जाता है, बट कई आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदारवादी लोकतंत्र के विचार एवं व्यवहार के विकास का आलोचनात्मक वर्णन, यानी क्रिटिकली डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द थॉट एंड प्रैक्टिस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब उदारवादी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? उदार मतलब होता है लिबरल, स्वतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे जनता खुद वोट डाल के अपने नेताओं को चुनाव करती है। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये क्या कहती है? तो उदारवाद का उदय कैसे हुआ? आपको पूरे इस क्वेश्चन के अंदर लिबरलिज्म को डिस्क्राइब करना है, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी के साथ। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, उदार लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम है ये, जो कहता है कि एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल पर्सन को लिबर्टी देना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि एक देश इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में आजाद होना चाहिए, किसी के अंडर गुलाम बनकर काम ना करे। तो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है। विवेकशील का मतलब होता है एक रैशनल बंदा जिसके अंदर दिमाग है, बुद्धि है और वो सही और गलत में डिफरेंस कर सकता है। इसलिए स्टेट को बेवजह कानून बनाकर एक बंदे की लिबर्टी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, लिबर्टी को मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। स्टेट सिर्फ इतना ही काम करे, लोगों को वो प्रोटेक्ट कर सके किसी भारी अटैक से या हेल्थ एजुकेशन देकर, बाकी सारा काम प्राइवेट सेक्टर खुद कर लेगी। तो लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी हुई जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की एक आइडियोलॉजी बनकर निकली और इसका जो राइज है ये 17वीं सेंचुरी, डेट मीन्स लगभग सन 1600 के आसपास इसका उदय हुआ। और उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म का फादर जॉन लॉक को माना गया। जॉन लॉक से पहले ही उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये हॉब्स ने दे दिया था, बट पहले तो कॉन्सेप्ट हॉब्स ने दिया उदारवाद का, लिबरलिज्म का, लेकिन फादर जॉन लॉक को माना गया, जबकि जॉन लॉक ने हॉब्स के बाद अपना कॉन्सेप्ट दिया। जॉन लॉक को इसलिए माना गया क्योंकि जॉन लॉक ने कहा था कि अगर स्टेट या राजा आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, जनता की जो नेचुरल राइट्स है इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का, तो जनता को अधिकार है कि वो राजा को विद्रोह करके, आंदोलन करके हटा सकता है। बट हॉब्स ने कहा था कि एक बार जनता ने राजा बना दिया, जनता को भी ये अधिकार नहीं है कि वो राजा को हटा सके। लोगों ने खुद मिलकर अपनी सहमति दी है, वोटिंग की है, तो अब राजा जो बन गया अब वो जैसे मर्जी काम करे, लोगों के पास राजा को हटाने का अधिकार नहीं है। इस वजह से दिया इसने बेशक पहले इसका फादर ना कहकर जॉन रॉल्स को ही लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यहाँ पे जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का ही शासन होता है। इसी को हम लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो उदारवाद का सीधा मतलब ये हुआ जो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और इस चीज की डिमांड करती है कि जो स्टेट है वो कम से कम काम करे, ज्यादातर काम लोग खुद कर लेंगे अपना। तो उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है 17 और 18 सेंचुरी के टाइम पे बहुत तेजी से फैलता चला गया, क्योंकि जो मध्यकाल था, मिडिएवल एज, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रिलीजन प्लस स्टेट यानी कि जो राजा है ये दोनों एक हो गए थे। जो रिलीजन कह रहा था स्टेट वही काम कर रहा था। तो राजा धर्म के अकॉर्डिंग काम करेगा तो काम कैसे चलेगा भाई? इसलिए मॉडर्न पीरियड के अंदर जब रिलीजन और स्टेट यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को आपस में अलग किया गया, तब जाके पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलीजन के अंदर रिफॉर्म किया गया। ईसाई धर्म, चर्च और फादर का बहुत ज्यादा बोलबाला था, क्योंकि इन्हीं की बातों को मानकर राजा यानी कि स्टेट काम किया करता था। तो इसके अंदर सुधार हुआ, स्टेट, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग कर दिया गया, दोनों का अपना अलग अलग डोमेन है। इसके बाद जॉन लॉक के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ ही कहा इंसान पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, नेचुरल राइट्स के लिए ही स्टेट आया है और स्टेट का काम है बस लोगों को प्रोटेक्ट रखना। एंड इसके बाद इसका राइज कैसे हुआ? सबसे पहले अमेरिकन क्रांति हुई 1776 के अंदर, अमेरिका आजाद हो गया ब्रिटेन से, और फाइनली 1789 के अंदर जब उसने अपना संविधान बनाया तो अमेरिका ने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए, शक्तियों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि कोई भी डिक्टेटर ना बन पाए। तानाशाही के बिल्कुल खिलाफ है उदारवाद, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसी क्रांति 18 सेंचुरी में हुई 1789 के अंदर। तो 1789 की इस क्रांति के अंदर फ्रांस के लोगों के द्वारा एक मांग की गई और नारा दिया गया अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस के अंदर लुई 16वां के द्वारा जो शासन किया जा रहा था वो काफी अत्याचारी शासक था। तो उसके सत्ता को खाड़ फेंकने के लिए और डेमोक्रेटिक रूल लाने के लिए ये किया गया। तो डेमोक्रेसी का मतलब है लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद आना, और यहीं से एक नारा निकल कर आया राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और बंधुत्व का अधिकार, सभी लोग मिलकर आपस में एक साथ रहें। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उदार करने में, लोकतंत्र को लाने में, जहाँ पे भी लोकतंत्र की बात होगी, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, सेंट्रलाइजेशन की बात ना हो, जहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया जाएगा ताकि पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज ना हो जाए, वरना डिक्टेटरशिप आ जाएगा। तो डिक्टेटरशिप ना आना, लोकतंत्र की बात करना, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स की बात करना, और कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का वहाँ पे रूल होना, कानून के अकॉर्डिंग शासन होना, यही है उदारवाद की विशेषता। तो पहला अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं। एंड इसके बाद मत अधिकार के रूप में 19 और 20 सेंचुरी के अंदर अलग अलग देशों के अंदर लोगों को राइट टू वोट दिया गया, यानी कि अब धीरे धीरे करके अब क्या हो रहा है, तानाशाही खत्म हो रहा है और एक देश के अंदर अब लोकतंत्र आ रहा है। तो इस तरीके से उदारवाद का जन्म होता है, जो कि इन सभी प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। देखो, उदारवाद की आलोचना की जाती है अभिजात वर्ग के द्वारा, क्योंकि उदारवाद के अंदर स्टेट मिनिमम वर्क करता है, मैक्सिमम काम प्राइवेट सेक्टर वाले लोग करते हैं, इसलिए कुछ लोगों के पास सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाते हैं, पैसा इनके पास होता है, धन दौलत, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बैंक सब इनके पास। इसलिए अब क्या होता है कि जो स्टेट है वो इनका साथ देता है, अमीरों का साथ देता है, इसलिए अमीर अमीर, गरीब गरीब रह जाते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग अमीर होते हैं बस, बाकी ज्यादातर लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। यानी कि 100 में से सिर्फ 2% लोग अमीर हैं और 98% लोग गरीब है। तो ऐसे में 98 का शोषण होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, कुछ प्रिविलेज क्लास लोग पैदा हो जाते हैं, स्पेशल क्लास के लोग, यही 2% वाले लोग जो सरकार और स्टेट के साथ मिलकर गरीबों का शोषण करने लग जाते हैं, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। बहुलवाद के द्वारा क्या कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर कई सारे लोग भी रहते हैं, ऐसे में जो माइनॉरिटी के अंदर है हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। तो ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो कि समाज में सभी के लिए हो। बट ऐसा कई बार होता है कि लिबरलिज्म के अंदर ज्यादा लिबरल होने की वजह से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जो माइनॉरिटी के अंदर रह रहे होते हैं, तो माइनॉरिटी वाले अपने आवाज उठाते हैं। नेक्स्ट क्या है,
मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, ये अप्रोच कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। इसने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ 1750 से लेकर 1850 के बीच में, तो इसके लगभग 100 सालों के बीच में जिनके पास पैसा था उन्होंने मशीनें खरीद ली भाई, अब वो इंडस्ट्री के मालिक बन गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ज्यादातर पैसा उन्हीं के पास हो गया। तो जो गरीब हैं, जो लेबर हैं, जो फार्मर क्लास के लोग हैं, ये बेचारे ऑप्रेस रह गए, इनके ऊपर अत्याचार किया गया। तो दुनिया में 2 क्लास बन गए, एक अमीर और एक गरीब, यानी कि रिच क्लास और पुअर क्लास। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जिनको कैपिटलिस्ट कहा जाता है, पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, इनके रिसोर्सेज को लो, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल करो और सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। और गवर्नमेंट भी किसकी हो? फार्मर्स और लेबर का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में अगर गवर्नमेंट होगी नॉर्मल वाली, तो जाहिर सी बात है पूंजीपतियों का साथ देंगे, वो अमीर लोगों का साथ देंगे और ऐसे में फार्मर्स और लेबर का शोषण करेंगे। इसलिए ये कहता है कि अमीर और गरीब के बीच में जो शोषण है इसको खत्म करो, और पूंजीपति वर्ग जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इन्हीं का ज्यादातर रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, ये कंट्रोल खत्म करना होगा और रिसोर्सेज का सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका ध्यान रखना। तो मार्क्सवादी चाहते हैं कोई क्लास भी ना हो अमीर और गरीब का, और ना ही कोई स्टेट हो, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। एंड इसके बाद क्या है, नारीवाद दृष्टिकोण, यानी कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब इनका क्या कहना है कि लिबरल सोसाइटी के अंदर जहाँ पे उदारवाद होता है, वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों पे बात नहीं होती और महिलाओं को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इतने राइट्स नहीं दिए जाते जितने पुरुषों को मिलते हैं। और पेट्रियार्की सिस्टम, जहाँ पे पिता की संपत्ति पे बेटों का अधिकार होता है, महिलाओं का नहीं। तो राइट टू प्रॉपर्टी ना देकर इनको भेदभाव और हाशिए पे रखकर महिलाओं के साथ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो कई आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जब से उदार लोकतंत्र का उदय हुआ, तो दुनिया के देशों ने लोकतंत्र को अपनाया और तानाशाही राजतंत्र को नकार दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा साधन माना गया रूल करने का। तो इस तरीके से लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद एक आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करती है दुनिया के देशों के अंदर लोकतंत्र हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो एंड स्टेट मिनिमम वर्क करके प्राइवेट सेक्टर को सारा काम करने दे। इस तरीके से ये है उदारवाद। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, ज्यादातर देशों के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी है, उदार लोकतंत्र वहां पे चल रहा है। एक टाइम पे आया था यूएसएसआर की पॉलिसी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, जो कहता था कि स्टेट पे अमीरों का नहीं गरीबों का अधिकार होना चाहिए एंड स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात करते थे वो, बट ये सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट गया, यानी कैपिटलिज्म की जीत हुई। अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, इसकी लिबरलिज्म की एंड कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि विल किमली का बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांतीकरण अल्पसंख्यक अधिकारों के मसले को हल करता है? यानी कि आपको बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीकल्चरलिज्म? डू यू थिंक दैट विल किमली का थियोराइजेशन ऑन मल्टीकल्चरलिज्म एडुकेटली रिजोल्व द इशू ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स? जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उसको लेकर विल किमली का, ये एक कैनेडियन फिलोसोफर है, तो इन्होंने अपने विचार दिए हैं मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर, बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मसले पर जो इन्होंने अपने विचार दिए, क्या इनके मसले, इनकी प्रॉब्लम क्या ये सॉल्व करता है या नहीं? एंड बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या होता है को ये बताना है। चलिए पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बहुसंस्कृतिवाद का मतलब सीधा है, जिन देशों के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म है या डाइवर्सिटी है, उन देशों में जो माइनॉरिटी रह रहे हैं, इनकी संख्या कम है मेजोरिटी के मुकाबले में, आखिर उनके राइट सुरक्षित है या नहीं? तो सीधा साधा इसका आंसर है, बिल किमली के द्वारा भी कहा गया है कि बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर काम करता है और इनकी सुरक्षा की बात करता है। तो मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करती है, इनकी सिक्योरिटी की बात करती है। बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक अवधारणा है, सोशियो पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है ये, जो बताता है कि एक देश में कैसे डाइवर्सिटी होती है, उसकी पहचान करती है और सभी लोग समावेशिता और समानता के साथ रह सकते। तो समावेशिता का मतलब क्या होता है? एक ही देश के अंदर अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रह सके, इसी को कहा जाता है समावेशिता, यानी कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बहुसंस्कृतिवाद ने इसी चीज को प्रमोट किया है कि जो माइनॉरिटी के अंदर है उनके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। बहुसंस्कृतिवाद उदारवादी लोकतांत्रिक देशों के अंदर होता है, बट चुनौती भी होता है। जैसे मान लो श्रीलंका है, आपने घटना सुनी होगी, श्रीलंका के अंदर सिंगली लोग मेजोरिटी में है और तमिल लोग माइनॉरिटी के अंदर है। तो वहाँ पे जो तमिल लोग हैं उनको 1980s के टाइम पे कई अत्याचारों को सहना पड़ा। वहाँ पे सिंगली लोगों ने ये कहा कि भाई तमिल तो वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर है, तमिल जो वहाँ पे है वो मान लो लगभग 18% होंगे और 74% वहाँ पे सिंगली है, बाकी के बचे हुए अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पे जो तमिल लोग हैं इनको ये कहा गया कि जो माइनॉरिटी के अंदर है, इसलिए इनको राइट टू एजुकेशन से, राइट टू पॉलिटिक्स से इनको अलग रखा गया। तो इन पे काफी अत्याचार किया गया। तो ये मेजोरिटी के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए बहुसंस्कृतिवाद इस चीज का विरोध करता है और ये कहता है कि मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी का शोषण नहीं होना चाहिए एंड सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार मिले और सभी को बिना किसी धर्म, जाति, प्रजाति के भेदभाव के बिना सारे रिसोर्सेज दिया जाए, यानी कि सभी के लिए एक समान जैसे नियम हो, किसी के लिए अलग ना हो और ना ही किसी के साथ भेदभाव हो। हाँ, माइनॉरिटी को स्पेशल दिया जाए, क्योंकि अगर उनको स्पेशल नहीं करेंगे तो वो अपने आप को अलग फील करेंगे और इससे समाज के अंदर उग्रवाद बढ़ता है। जैसे कि आज भी भारत के अंदर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिमांड चल रही है,
अगर ये आ जाता है तो चाहे आप किसी भी धर्म के हो, सभी धर्म के अंदर एक जैसा कानून होगा। जैसे कि अभी भारत का कानून अलग है और जितने भी रिलीजन है उनका कानून अलग है, तो जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो अपने रिलीजन के कानून को फॉलो करते हैं। इससे एक देश का कानून वो पीछे रह जाता है। इसलिए सभी को एक जैसा माना जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अब ये सही है या नहीं, इस पे भी काफी डिबेट हो रहे हैं, इसलिए भारत के अंदर ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। एंड इसके बाद बात करते हैं विल किमलिका। विल किमलिका के जो विचार हैं, बहुसंस्कृतिवाद, क्या ये अपने इस विचार से अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है या नहीं? देखिए, बिल किमलिका के द्वारा कहा गया है कि जिस भी कंट्री में डाइवर्सिटी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, वहां पे ऐसे लोगों की पहचान की जाए, उनकी रिकॉग्नाइज की जाए जो माइनॉरिटी के अंदर है, फिर उनको अधिकार वो सारे दिए जाए जिससे कि वो अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपनी एथनिसिटी, अपने रेशियल लैंग्वेज का वो प्रमोट कर सके, वो सिक्योर भी रख सके। जैसे भारत के अंदर माइनॉरिटीज के लिए भी अलग से राइट दिया गया आर्टिकल 25 के अंदर, तो माइनॉरिटीज और मेजोरिटी सबके लिए बताया गया, धर्म का अधिकार दिया गया, धार्मिक रूप से सभी लोग स्वतंत्र हैं, और जो माइनॉरिटी लोग हैं वो अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलीजन में विश्वास रख सकते हैं, उनको कोई भी दबाव नहीं है। तो जो माइनॉरिटी है इनको भी वो सारे राइट्स दिए गए हैं जो कि माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। एंड आगे है बिल किमलिका ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दो प्रकार से बांट दिया है। पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो नेशनल रूप से सभी जगह पे फैले हुए हैं बट फिर भी वो माइनॉरिटी के अंदर है। नेक्स्ट है जातीय अल्पसंख्यक। जातीय अल्पसंख्यक मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिनकी एथनिक ग्रुप कम है, तो नेशनल माइनॉरिटीज एंड एथनिक माइनॉरिटीज दो कैटेगरी में डिवाइड किया है बिल किमलिका ने। अब आपको बताना है कि बिल किमलिका के द्वारा जो थॉट्स दिए गए अपने मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर, क्या ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। सबसे पहले बताना है कि बिल किमलिका ने अपनी बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप एंड लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये बुक आई थी 1995 के अंदर। ये स्पेशल बुक लिखा था बिल किमलिका ने, और इस बिल किमलिका ने अपनी बुक के अंदर माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में बताया। ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल किमलिका का आंसर लिखते हो, आपने बुक का नाम नहीं लिखा तो मार्क्स काट लेंगे टीचर, ये आपको ध्यान रखना है। इस बुक का नाम लिखने के बाद आपको बताना है कि इसी बुक के अंदर बिल किमलिका ने अपने थॉट्स दिए हैं। ये एक लड़के का नाम है कि लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो बिल किमलिका ने क्या कहा है कि स्वशासन का अधिकार, जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं इनको भी शासन में, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का पूरा राइट्स होना चाहिए। अगर माइनॉरिटी से कोई बंदा आगे निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने ग्रुप का ध्यान रखेगा, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनके कल्चर में क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए वो पॉलिसी बना पाएगा और कोई भी डिसीजन ले पाएगा। इसलिए स्वशासन का अधिकार दिया जाए माइनॉरिटी को भी। एंड बहुजातीय अधिकार यानी कि सेल्फ गवर्नेंस के बाद मल्टी रेशियल राइट्स भी होना चाहिए। जैसे कई जातीय और संस्कृति ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी भी बाकी है, कई लोग जिनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, जो जंगलों में भी रहते हैं। अब उनकी पहचान जरूरी है, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो भारत की एक ट्रेडिशन चला रहा है, कई हजारों साल पहले चले आ रहे हैं वो भारत के अंदर। तो जो भी अल्पसंख्यक के लोगों की भाषाएं हैं उनको सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार, यानी कि पार्लियामेंट हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, इनमें कई जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो माइनॉरिटी के अंदर है उनको रिजर्वेशन भी देना चाहिए। और भारत के अंदर ST SC OBC को रिजर्वेशन भी है, और अब तो EWS भी कैटेगरी आ गया है। तो आपको बताना है कि बिल किमलिका के द्वारा जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक में है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के ऊपर अपने विचार दिए गए हैं। और जो इन्होंने विचार दिए हैं ये अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा भी करता है और उनको मजबूत भी बनाता है। और डाइवर्सिटी वाले कंट्री के लिए ये बहुत जरूरी भी है, ताकि जो माइनॉरिटी के अंदर है उनको कोई खतरा ना हो, वो उस देश के अंदर सम्मान के साथ रह सके जिस देश के अंदर डाइवर्सिटी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट, जो कि एंड का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, कोई सा भी आपको 2 करना होता है, बट यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए मैं सारे ऑप्शन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वह गांधी का स्वराज, यानी कि गांधी जी के जो विचार दिए गए स्वराज के ऊपर, वो आपको बताना है। स्वराज का मतलब होता है आजादी, और गांधी जी स्वराज का मतलब सेल्फ रूल यानी कि स्वयं शासन कहा करते थे। तो इसका मतलब क्या होता है चलिए हम पहले जानेंगे। देखिए, गांधी जी हमेशा से फ्रीडम की बात करते थे, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस की बात करते थे, सच्चाई की बात करते थे, और अपने ऊपर इतना तो विश्वास हो कि आप अगर सच्चाई पे खड़े हो तो जीत आपकी ही होगी। गांधी जी आगे कहा करते थे कि वास्तविक लोकतंत्र के केंद्र में सिर्फ 20 लोग बैठे हुए जो संसद में, वो शासन नहीं चला सकते, इसलिए गांव लेवल तक लोगों को शासन करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ही पंचायती राज व्यवस्था के सबसे बड़े समर्थक रहे, जिन्होंने कहा ये कि भारत के विकास तभी होगा जब गांवों का विकास होगा। इसलिए इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का सपोर्ट किया। गांधी जी का सपना था राम राज्य बनाने का, इसलिए गांधी जी का जो स्वराज है इसका एक आदर्श गांव है। आदर्श गांव का मतलब होता है एक आइडियल विलेज, जो एक सपनों का गांव गांधी जी बनाना चाहते थे। एक ऐसा गांव जहाँ पे लोकतंत्र हो और वो गांव किसी और पे डिपेंड ना हो, वहाँ पे कोई भूखा ना हो, ना ही कोई बिना कपड़े का रह रहा हो, आवश्यकताओं को पूरा करने लायक उनके पास काम हो, और प्रोडक्शन के जितने भी मीन्स है यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो कोई उत्पादन करने के जितने भी साधन है जैसे मशीन वगैरह हो गए, इन सब के ऊपर लोगों का खुद का अधिकार हो, ना ही कुछ लोगों का अधिकार हो जाए। इससे क्या होगा, समाज में अमीर और गरीब का खाई बढ़ेगा और गरीबों का शोषण होगा। इसलिए गांधी जी समाज में इक्वालिटी चाहते थे, और इसी को गांधी जी ने आदर्श गांव कहा, आइडियल विलेज कहा, जिसके अंदर अहिंसा ना हो, सामाजिक, आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिक रूप से सभी लोग इक्वालिटी के साथ रहे। और गांधी जी ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनी, उद्योगों के बजाय, इंडस्ट्रीज के बजाय छोटे छोटे कंपनीज हो, छोटे छोटे उद्योग हो, जिनको कुटीर उद्योग के नाम से जानते थे, जैसे हथकरघा वगैरह गांधी चलाया करते थे, हाथ से चरखा चलाना, इसी को काफी प्रमोट किया करते थे। वो डोमेस्टिक चीजों जो हमारे देश का है, गांधी जी इसी को प्रमोट करने की बात किया करते थे। एंड विकेंद्रीकरण की बात करते थे। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ना कि सिर्फ एक ही जने को सारी पावर्स दे दो, वरना देश डिक्टेटरशिप के हाथ में चला जाएगा। इसलिए गांधी जी कहते थे सबसे नीचे विलेज लेवल पे पावर होगा, इसके बाद होगा स्टेट लेवल पे, फिर होगा सेंट्रल लेवल पर। इसलिए गांधी जी ने पंचायती
सिस्टम को काफी सपोर्ट किया। एंड गांधी जी कहा करते थे कि मेरे आदर्श गांव में, यानी कि जो मेरे सपने का गांव है, उनमें वो सारे लोग रह रहे होंगे जो बुद्धिमान लोग होंगे। महिला और पुरुष एक समान तरीके से स्वतंत्र होंगे, ना ही कोई व्यक्ति बेकार होगा और ना ही कोई विलासिता, मतलब कोई लग्जरियस लाइफ में जिएगा। सब सादा जीवन उच्च विचार के साथ जिएंगे। जैसे गांधी जी को आप देखिए, धोती में रहा करते थे लेकिन उच्च विचार के साथ भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। प्रत्येक गांव का अपना गणतंत्र होगा, पंचायती राज सिस्टम वहां पे होगा और सभी के पास अपने अपने अधिकार होंगे। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि गांधी जी ने स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत के गांवों को आजादी के कॉन्सेप्ट में दिया, जहाँ पे सेल्फ रूल होगा, लोग अपना शासन खुद चलाएंगे। इसी को गांधी जी ने राम राज्य कहा। राम राज्य मतलब जहाँ पे लोग अपना शासन खुद चलाएंगे, कोई हिंसा नहीं होगा, प्यार मोहब्बत के साथ लोग रह रहे होंगे। इसी को गांधी जी ने स्वराज यानी कि आजादी कही। नेक्स्ट क्या है शॉर्ट नोट, सकारात्मक कार्रवाई की नीति यानी कि अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। अब सकारात्मक कार्रवाई का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो समाज में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे वो कास्ट के या इकोनॉमिक बेस्ड पे, रिलीजन के बेस्ड पे, जो माइनॉरिटीज में है, उनको हमें रिजर्वेशन देना होगा ताकि वो समाज के मुख्य धारे में आ सके। जैसे जो वंचित समूह के लोग हैं भारत के अंदर, ST, SC, OBC और अब जाके EWX को, जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है, इनको पॉलिटिक्स एंड एजुकेशनल फील्ड के अंदर रिजर्वेशन दे दिया गया। तो इस प्रकार कई जगह पे इनको रिजर्वेशन दे दिया गया है ताकि ये मुख्य धारा में आ सके। बट इसकी आलोचना भी की जाती है। ये कहा जाता है कि भाई ये भेदभाव क्रिएट करता है, हमें कास्ट के आधार पर ना देकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे देना चाहिए। जो वाकई में गरीब है और जो सच में रिजर्वेशन लेने लायक है, तो उसी को देना चाहिए, क्योंकि ST, SC में भी अमीर हो सकते हैं, कोई लोग गरीब भी हो सकते हैं। इसलिए इसको इकोनॉमिक पे कर दिया जाए, ना कि कास्ट पे, ऐसा आलोचक कहते हैं जो इसकी आलोचना करने वाले हैं। एंड इनको एजुकेशन फील्ड के अंदर दे दिया गया है रिजर्वेशन, तो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला वो इसकी आलोचना करते हैं। रोजगार के अंदर भी इनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा घाटा यही होता है कि जिसके पास योग्यता है वो पीछे रह जाता है और रिजर्वेशन के आधार पे कुछ लोग आगे चले जाते हैं और आगे आएंगे भी तभी तो, जिनके साथ हजारों साल तक अत्याचार हुआ है। अब समाज में आगे आने का भी टाइम है उनके पास भाई, ताकि असमानता को दूर कर सके। बट इसकी आलोचना में ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन लाया गया था ताकि इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके। बट ये इनइक्वालिटी को दूर करने का सही तरीका नहीं है और ना ही ये इनइक्वालिटी दूर कर पाया है। रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को ज्यादा मिल रहा है जो कैपेबल है, फिर भी वो इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। नेक्स्ट है वैश्विक न्याय यानी ग्लोबल जस्टिस। वैश्विक न्याय एक न्याय सिर्फ देश लेवल पे नहीं, जो पूरे विश्व लेवल पे होगा। अब इसमें जॉन रोल्स ने क्या कहा अपनी बुक के अंदर, द लॉ ऑफ पीपल्स, 1999 में ये बुक आई थी। इसके अंदर इसने बताया कि मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और जस्टिस पूरे देश के लिए जरूरी है। पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, उन सभी देशों के लिए जस्टिस एक ही है। जो किसी एक देश के लिए इंपॉर्टेंस है, वही दूसरे देश के लिए इंपॉर्टेंस है। अब मान लो किसी एक बंदे के साथ किसी एक कंट्री में अन्याय हो रहा है, वही अन्याय किसी वी कंट्री में हो रहा है, जाहिर सी बात है इसको जस्टिस यहाँ भी चाहिए, तो इस बंदे को जस्टिस अपने देश में भी चाहिए। तो जस्टिस का ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि गरीब अमीर का जो खाई है, कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन को बढ़ा रहा है। ये दुनिया में इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। दुनिया में जो डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करके इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है। इसलिए कहा जाता है कि जो जस्टिस है, इसको ग्लोबल लेवल पे बढ़ाना होगा। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कहा भी जाता है ये कि वैश्विक संसाधनों, जो ग्लोबल रिसोर्सेज है, इसका प्रॉफिट या इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, जिसका जो हिस्सा है उसको वो मिले। आज वैश्वीकरण के दौर के अंदर ग्लोबलाइजेशन है। आज एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाती है, वहां पे वो अपना कंपनी लगाती है, वहां के देश के लोगों को रोजगार देती है। पूरी दुनिया एक गांव सी बन गई है। आज वेस्टर्न कंट्रीज के माल आपको हमारे देश में मिल जाएगा, चाइनीज माल पूरा भरा मिल जाएगा। तो ये वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया ग्लोब बन गई है, जहाँ पे एक देश की इकोनॉमी किसी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ गई है और बिना किसी रोक टोक के वो व्यापार कर रहे हैं। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्री है, इनका दबदबा बढ़ गया है और गरीब बेचारे जिनका जमीन लेकर फैक्ट्री लगाई जा रही है, इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उनका शोषण हो रहा है। इसलिए जस्टिस होना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में, दुनिया के सभी देशों के अंदर। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है वैश्विक न्याय के, कुछ टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पे। और कौन कौन से टाइप से? सबसे पहला वितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज है, वेल्थ हो गया या अपॉर्चुनिटी हो गई, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से हो ताकि किसी पे बोझ ना भी पड़े और सोसाइटी में इक्वालिटी भी आ जाए। मानव अधिकार के रूप में सभी को पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स होना चाहिए। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये विश्व लेवल की बात हो रही है और ये सारे राइट्स ऐसे राइट्स है जो वर्ल्ड लेवल पे सभी लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाए गए, इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं, ये देखने के लिए कि ग्लोबल लेवल पे जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए निष्पक्ष पॉलिसी बनाना एंड संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा इन सब चीजों की देखरेख करना। इसलिए इन संस्थाओं यानी कि इन इंस्टीट्यूशन को बनाया भी गया है। एंड निष्पक्ष व्यापार और आर्थिक समानता, दैट में ट्रेड की जो पॉलिसी है वो खुलापन के साथ होना चाहिए, किसी के साथ कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे आज WTO है, ये दबाव बनाता है देशों के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने देश का दरवाजा खोलो और देशों को अपने देश को अंदर आने दो ताकि वो व्यापार कर पाए। यानी कुंडी मत खटखटाओ, सीधे अंदर आओ की पॉलिसी बनाओ। इसका मतलब ये हुआ कोई लाइसेंस मत रखो, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओ, ताकि विदेशी कंपनी आपके देश के अंदर आए और वो अपना बिजनेस कर सके, जिसको हम MNC के नाम से जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह। तो इससे खतरा ये है कि एक देश की जो लिबर्टी है अपनी पॉलिसी खुद बनाने की, तो उन पॉलिसी में WTO या इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, MNC, TNC वगैरह हो गए, कंपनीज हो गए, ये ना कहीं इंटरफेयर करते हैं पॉलिसीज बनाने में। तो इसका ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इस पे, एक देश की सोवरेनिटी या पॉलिसी बनाने की खुद की जो आजादी है उसके ऊपर। एंड पर्यावरणीय न्याय, देखो आज इस विकास के दौर में कहीं ना कहीं जो हम अंधाधुंध डेवलपमेंट करने के दौर में लगे पड़े, उसमें इन्वायरमेंट को कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पहुंचे। एक टाइम पे जब प्रकृति अपना प्रकोप
दिखाती है, जैसे भूकंप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, सुनामी के द्वारा। जब ऐसी घटनाएं होती है तो इन घटनाओं से बचना इंसान का मुश्किल हो जाता है, तो यही इंसान के जानलेवा बनेगी एक दिन। इसलिए जस्टिस तभी होगा जब सारे देश दुनिया के मिलकर आएंगे और इन्वायरमेंटल जैसे इश्यूज पे एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे, तब जाकर जस्टिस होगा पूरी दुनिया के देशों में। तो इन निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं है, ये दुनिया के सभी देशों पर जिम्मेदारियां डालता है, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट नोट है वो है अधिकार और दायित्व, यानी कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। देखिए, दुनिया के सभी देशों के अंदर लोगों को राइट्स दिया गया है। जैसे लोस्की यहाँ पे कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वयं को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। ये लोस्की कह रहा है। अब मान लो कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होता, राइट टू इक्वालिटी नहीं होता, राइट टू लिबर्टी नहीं होता, राइट टू रिलीजन नहीं होता, राइट टू एजुकेशन नहीं होता, राइट टू वोट नहीं होता, राइट टू स्पीच नहीं होता, तो आप खुद से कल्पना करके देखो कि आपका एग्जिस्टेंस रह पाता? नहीं रह पाता। इसलिए अधिकार जरूरी है। आगे चल के टी.एच. ग्रीन कहता है कि अधिकार एक नैतिक प्राणी के रूप में मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान को प्रदान करता है उस देश का कानून, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकार तो ऐसे कई सारे होते हैं, बट इसको दो टाइप्स में बांट दिया गया। कानूनी अधिकार, जिसके अंदर सारे अधिकार आ गए, चाहे राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, वो सारे अधिकार इसके अंदर आ गए कानूनी अधिकार के अंदर, जो कानून के द्वारा सीधे इंसान को मिलता है। वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह हुए, सारे इसमें आ गए। एंड जो नैतिक अधिकार है, मोरल राइट्स, ये राइट्स को कानून से रूप से तो नहीं दिया गया, फिर भी हम दूसरों का अच्छाई करें, उसका भला करें, ये मोरल राइट्स है। एक इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाना ही मोरलिटी है। एंड दायित्व भी हमारे यानी ऑब्लिगेशन जो है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, पहला कानूनी, दूसरा नैतिक। कानूनी रूप से जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास है आज, तो उसमें भी बताया गया भाई कि फंडामेंटल ड्यूटीज में दिएगा उसको फॉलो करना चाहिए हमें। जैसे आज डॉक्टर है, अगर किसी भी सरकारी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो सरकारी डॉक्टर का ऑब्लिगेशन क्या है, उसका कर्तव्य क्या है कि उस मरीज को ठीक करके भेजे, अपनी पूरी कोशिश करे, ना कि बाहर आए और आई एम सॉरी बोल दे। ऐसा तो नहीं है ना, वो मरीज को ठीक करने में अपनी पूरी जी जान लगा दे। यही कानूनी दायित्व, उसका एक ऑब्लिगेशन है। एंड नैतिक क्या है? नैतिक रूप से हम किसी भी इंसान को ठेस ना पहुंचाए, यही हमारा मेन कर्तव्य है। इंसान की सेवा करे, मानव मात्र की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। एंड अब हम बात करते हैं अधिकार और दायित्व में क्या संबंध है। देखिए, अधिकार और दायित्व में संबंध है। अगर हमारा देश हमें अधिकार देता है तो उसके बदले में वो हमसे कर्तव्य लेता है कि हमारी ड्यूटीज है, हम अपने देश की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, देश का रिस्पेक्ट करें, कानून का रिस्पेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन का एंड नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का। इसलिए कहा जाता है कि ये जिम्मेदारी है, अगर हमें कुछ दिया गया है तो हमसे बदले में कर्तव्य के रूप में कुछ लिया भी गया है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट नोट आता है प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी। इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन। यानी जब जनता खुद शासन नहीं करती, पहले जब पॉपुलेशन कम हुआ करता था 400 से 500, तो जनता खुद शासन क्या करती थी, तो उस शासन के दौरान वो एक जगह पे बैठते थे, क्या डिसीजन लेना है, सब लोग हाथ खड़ा करते थे और डिसीजन ले लिए जाते थे। बट आज पॉपुलेशन लाखों, 2 लाख, 4-5 लाख पहुंच गई है सिर्फ एक गाँव की। तो ऐसे में अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन आ गया, जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है और उस एरिया के लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने नेताओं को चुनते। तो यहाँ पे दोनों चीज है, रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन, दोनों को हम अलग अलग समझते हैं। पहले समझते हैं रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है लीडरशिप करना। मान लो एक एरिया है जहाँ पे लगभग 2 लाख लोग रहते हैं। अब 2 लाख लोग मिलकर खुद तो कानून बना नहीं सकते, तो ये 2 लाख लोग अपने में से कुछ लोगों का चुनाव करते हैं। मान लो 4 लोग खड़े हैं, चारों में से सबसे ज्यादा लोगों ने इसको ए वाले बंदे को पसंद किया, जाहिर सी बात है ए बंदा जीत गया। अब इसका काम होता है अपने एरिया को लीडरशिप करना, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करना या अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करना और मुद्दा संसद या बड़े लेवल पर उठा के अपने एरिया की प्रॉब्लम को सोल्व करना। बट अब ये बंदा बना कैसे है? पार्टिसिपेशन से बना है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तभी जाके गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव बन पाता। इसलिए सोसाइटी प्लस पॉलिटिक्स के अंदर बहुत गहरा रिलेशन है। पॉलिटिक्स बिना सोसाइटी के रह नहीं सकती, चल नहीं पाएगी, और सोसाइटी बिना पॉलिटिक्स नहीं रह पाएगी। सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए नेता चाहिए भाई, जो डिसिप्लिन के साथ देश को चलाएंगे। सरकार चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, और पॉलिटिक्स के लिए समाज चाहिए, जो जनता अपनी सहमति देगी, तब जाके तो नेता बन पाएंगे ना, तभी तो गवर्नमेंट बन पाएगी। एंड भागीदारी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जब लोग वोटिंग करते हैं, पॉलिटिकल रूप से कोई अपना डिसीजन देते हैं किसी पॉलिसी के ऊपर, सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड नागरिक समाज की भागीदारी यानी सिविल सोसाइटी का भी पार्टिसिपेशन होता है। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है भारत में या किसी भी देश में रहने वाले लोग, जब वो सोशल, कल्चरल एंड पूरी कम्युनिटी जो एक्टिविटी कर रही होती है, उस एक्टिविटी से देश को क्या फायदा मिलने वाला है। यानी कि एक्टिवली हम अपने देश में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे होते हैं। हम अपने देश के नागरिक होने के नाते हम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, तो कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कोई देश चला रहा है। यानी कि सभी लोग अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं हर एक सेक्टर के अंदर, अलग अलग फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है समावेशिता यानी कि इंक्लूसिविटी। इसका मतलब क्या होता है, समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे उनका बैकग्राउंड जो भी हो, उनका रिलीजन, कास्ट, कल्चर जो भी हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी में अपने जीवन को जीने का पूरा हक होना चाहिए और समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। प्रतिनिधित्व और भागीदारी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन से ही बनते हैं। जब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, तो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमएलए, एमपी या नेता कैसे चुने जाएंगे। इसलिए दोनों के अंदर गहरा संबंध है, गहरा रिलेशन है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है जिसमें जनता का भागीदारी होना जरूरी है, तभी इसको गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहा जाता है। जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जनता को रिप्रेजेंट करते हैं आगे बड़े मसले पे और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने समझ में आ गए होंगे। इतने ही क्वेश्चन है पूरे आपके सिलेबस में। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस टॉपिक के वीडियो देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ डाला, कसम से कहता हूं लाइव झिंगाला। नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको जो भी नोट्स चाहिए सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, वाई नोट पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ये मोटी मोटी बुक्स की तरह नहीं है, इसमें 30 से 40 पेजेस है। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, एक्यूरेट आंसर प्रॉपर आपको उसी फॉर्मेट में दिया गया है जो आप एग्जाम में लिख कर आओगे, एग्जाम के अंदर जाओगे, भूलोगे नहीं, गारंटी मैं देता हूं। तो नोट्स को डाउनलोड करके इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, प्यार और मोहब्बत बनाए रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।